हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे सी इंटरवल दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 14 जो अपनी अपनी बुक के साथ 14 है, बट हालांकि ऑडिट ऑफ बैंक चैप्टर नंबर 10 है। आईसीआई के हिसाब से क्या है अपना चैप्टर नंबर 10 ऑडिट ऑफ बैंक पे है। इसका अपना चलेगा आज फटाफट से फास्ट वाला मैराथन रिवीजन मान लो आप एक तरह से। और नहीं सर हमको धीरे धीरे करना है, बिल्कुल ऐसा ऐसा। तो सर मैंने आप लोगों के लिए एटलीस्ट अभी सितंबर जनवरी अटे में आप लोगों के लिए, आगे भी शायद रहे तो रहे, बाकी अभी फ्री फास्ट ट्रैक बैच आपका लॉन्च करा हुआ है, बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता है। तो मैक्सिमम चैप्टर आपको यूट्यूब पे फ्री फास्ट ट्रैक बैच में मिल जाएंगे, जिसमें अपन ने 48 आवर्स अप्रोक्सीमेटली 100% ऑडिट कंप्लीट कर ली। अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टाफिकेशन, हाँ जी याद भी करा है अपन ने, समझने के साथ याद भी करा है, उसके अंदर क्वेश्चन भी करे, कॉन्सेप्ट भी करे, सब कुछ हो गया उसके अंदर। तो आपको मैक्सिमम चैप्टर यूट्यूब पे मिल जाएंगे, फ्री है भाई बोला। बट कुछ चैप्टर क्या बड़े बड़े होते हैं, तो कुछ चैप्टर बड़े हैं तो वो यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, वो घास काटने जैसा हो जाएगा। तो उनके लिए अपन ने एक सॉफ्टवेयर पे अपलोड करे, तो सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी आपको 500-1000 रुपए समथिंग कुछ ऐसा है यार, वो वाली फीस है। मतलब एडमिन कॉस्ट जो फीस में ही लगती है, स्टाफ की सैलरीज, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन फीस, वो बाकी आप लोगों के लिए फ्री हो गया वो, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो वो ले सकते हो, बाकी अभी अपन फास्ट ट्रैक चलेंगे, ठीक है। चलो अपन शुरू करते हैं। और सर ये इसी बुक से होगा, किस कौन से बुक, अपनी जो ओनली 280 पेजेस की बुक है, जिसके अंदर क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्ट भी है, पूरी चार्ट टेबुलर कलरफुल फॉर्मेट में। देखो क्वेश्चन हो गया, ये इसके आंसर के साथ ट्रिक भी हो गई, ये इसका कॉन्सेप्ट भी हो गया, सब एक साथ कवर। सारे आईसीआई के आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन सब इधर ही, ओनली 280 पेजेस पढ़ने और कहीं नहीं जाना आपको। ये देखो क्या प्यारी सी बुक बनाई है, सुंदर सी, ट्रिक भी हो गया, कलरफुल, बोल्ड, हाईलाइटेड, चार्ट में सब अच्छे से बना दिया। देखो ट्रिक कैसे याद करना है, सब कुछ कवर है, ठीक है। लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं आप लोगों को। तो अपन ऑडिट ऑफ बैंक चल शुरू करते हैं, जो चैप्टर नंबर 10 है अपने आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से। चलो तो सर अपन फटाफट उड़ाते हैं, अपन इसको उड़ाते हैं, समझेंगे भी और याद भी करेंगे थोड़ा थोड़ा, पर रिवीजन है ना यार, तो रिवीजन के हिसाब से होगा। चलो टाइप ऑफ बैंक पे बनाते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। क्लास में मैंने सीक्वेंस अलग रखा था, पहले प्रैक्टिकल कराया था, फिर थ्योरी पे पहुंचा था इस पर इसमें अपन फटाफट उड़ते हैं। यार ये ना मेरे को लग रहा है मैं अभी अफ्रीका आया हुआ हूँ, मेरे को कुछ अफ्रीका आया हुआ किस कंसल्टेंट काम से। ये मैंने बाल कटवाए एक लेबनीज बार्बर से, मुझे लग रहा है इसने पूरी बाल की ठोक दी मेरे, इतने छोटे छोटे कर दिए, कैसे हो रहे, कैसे हो रहे, इसने पूरे बाल की ठोक दी, मुझे लग रहा है। क्या मालूम कैसे लग रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा अभी मेरे बाल, ठीक है। चलो टाइप ऑफ बैंक अपन चलते हैं। सर कितने कितने तरह के बैंक्स होते हैं अपने इसके अंदर। सर ये सीसीडी पीसीआर अपन ने पढ़ा था कि बैंक का जो टाइप होता है ना, वो स्टारबक्स जैसा होता है। स्टारबक्स भी एक टाइप का बैंक है, अगर आपको नहीं पता हो तो बता दो। स्टारबक्स जो है ना, स्टारबक्स एक तरह का बैंक है, तो टाइप ऑफ बैंक में स्टारबक्स भी आता है। स्टारबक्स के कॉम्पिटिटर से याद आना चाहिए, स्टारबक्स का कॉम्पिटिटर कौन है, कैफे कॉफी डे। कौन है, कैफे कॉफी डे। तो सीसीडी पीएसआर, सीसीडी पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सीसीडी का पीएसआर, सीसीडी। तो स्टारबक्स याद आएगा टाइप ऑफ बैंक से, और टाइप ऑफ बैंक से स्टारबक्स से उसका कॉम्पिटिटर कौन है, कैफे कॉफी डे। तो सीसीडी पीएसआर क्या हो गया सर, सीसीडी पीएसआर के अंदर सर कॉमर्शियल बैंक, सी से 3 सी हो, ध्यान रखना। कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी 2 ही सी है ना, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, सीसीडी कॉमर्शियल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, कॉमर्शियल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, कॉमर्शियल कोऑपरेटिव, अरे बोलो भाई याद कैसे होगा, कॉमर्शियल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, कॉमर्शियल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, कॉमर्शियल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, कॉमर्शियल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। पीएसआर, पी से पेमेंट बैंक, पी से पेमेंट बैंक, पेमेंट ही रहा, पेमेंट बैंक, पी से पेमेंट बैंक, पी से पेमेंट बैंक, एस से स्मॉल बैंक, एस से स्मॉल बैंक, स्मॉल बैंक, एस से स्मॉल बैंक, आर से रीजनल रूरल, आर से रीजनल रूरल, ठीक है ना। तो क्या हो गया अपना पीएसआर वाला, पेमेंट स्मॉल रीजनल, पेमेंट स्मॉल रीजनल रूरल बैंक। तो अब सर कॉमर्शियल बैंक और इसमें रीजनल रूरल बैंक में क्या फर्क होता है, कुछ नहीं भाई, आप ये मान के चलो, अभी अपन डीप में नहीं जाएंगे। कॉमर्शियल बैंक होता है अर्बन में चलता है, क्या चलता है, अर्बन के अंदर, शहरों में चलता है। रीजनल रूरल बैंक होता है वो गांवों के अंदर चलता है, ठीक है ना, रीजनल गांवों में चलता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं डिपॉजिट, और एडवांस को ग्रांट भी दे सकते हैं, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ग्रांट दे भी सकते हैं। रीजनल रूरल बैंक के अंदर होता है जो रूरल कम्युनिटी के लिए होता है, इसमें जनरली ग्रामीण लगा हुआ होता है इनके नाम के आगे, ग्रामीण विकास बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, जनरली गांवों के लोगों की हेल्प करता है ये। सर अलग अलग तरह के बैंक बांटे क्यों, तोड़े क्यों, क्योंकि अलग अलग तरह के बैंक बांटने का मकसद ये था क्योंकि आरबीआई सारे बैंक पे अपने अलग अलग रेगुलेशन लगाती है। रीजनल रूरल वाले को बोल देगी कि चलो तेरे को कम कंप्लाइंस करनी है, आरबीआई की कम कंप्लाइंस करनी है, पर तेरे को मैक्सिमम जो हेल्प करनी है, मैक्सिमम जो लोन एडवांस देने वो गांव वाले लोगों को देने, इस तरह से होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक, सर कोऑपरेटिव बैंक कुछ नहीं होता, सेम टू सेम जो कॉमर्शियल बैंक है वही मान लो आप, महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वगैरह बहुत तरह के होते हैं, वही मान लो आप, बस वो आपस में एक नीड फुलफिल करने के लिए बनते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर होते हैं। किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर होते हैं। वो भी 2 तरह की होती है, अपने पढ़िए हुए, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी कॉमर्शियल बैंक की होते हैं, बस कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के लिए चलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी 2 तरह की होती है, अपने पढ़ा था, एक तो रिस्पेक्टिव स्टेट या फिर मल्टी स्टेट, अलग अलग, ठीक है ना।
पेमेंट बैंक जैसे इस एयू तो स्मॉल हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक वगैरह नहीं होते, एयरटेल पेमेंट बैंक वगैरह, जो केवल पेमेंट कर सकते हैं, डिपॉजिट नहीं ले सकते, आप उसमें एफडीआरडी नहीं करा सकते, एफडीआरडी नहीं करा, पर फिर भी उसके अंदर सेविंग और करंट बैंक अकाउंट खुला सकते हो। क्या? कासा, कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, कासा खुला सकते हो, पर और दूसरी डिपॉजिट नहीं ले सकते हो। उसके अंदर कासा खुला सकते हो, बाकी दूसरी डिपॉजिट नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। और वो लोन भी नहीं दे सकता, क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकता, लोन भी नहीं दे सकता, क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकता है, ठीक है ना। चलो, और डेबिट कार्ड दे सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड दे सकता है। डेवलपमेंट बैंक जो कुछ नहीं, लोन देता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करने के लिए, वो उस तरह के हो गया, ये हो गया आईएफएससीआई, आईएफसीआई, आईडीबीआई, सिडबी। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो वही छोटे लोगों की मदद करने के लिए स्पेसिफिक, आरबीआई बोलता है कि तुम बैंक को डेवलप करना है, तुम्हारी एक स्पेसिफिक होगा कि तुमको एमएसएमई को इतना लोन देना है, तुमको रूरल वालों को इतना लोन देना है, तुमको इतनी कम इनकम वालों को इतना लोन देना है, मतलब इनके ऊपर कि छोटे बैंक को छोटे, मतलब छोटे लोगों की मदद करनी है, छोटे लोगों की मदद करनी है। फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फैसिलिटी टू अनरिजर्व एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है ना, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरबीआई, आरबीआई सर, आरबीआई क्या होती है? माई बाप, बैंक का माई बाप होता है, आरबीआई बैंक का माई बाप होता है, ठीक है ना। तो डेवलप करता है, सुपरवाइज करता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को, जो मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी भी बनाता है, ठीक है, वो रेगुलेट भी करता है कॉमर्शियल एंड अदर बैंक को, ठीक है ना। तो बेसिक अपन ने 11th-12th क्लास में पढ़ा हुआ था, ये तो अपन ने वैसे भी 10th में आ गया, आजकल वो इकोनॉमिक्स किसमें आ गई पता नहीं, ठीक है। हाँ, तो डेवलप करता है, सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल सिस्टम को, मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी बनाता है, रेगुलेट करता है बैंक्स को। तो फंक्शन क्या होता है सर? आरसीबी, आरसीबी हार गए ना, हार गए, हार गए, हार गए, आरसीबी, 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 रेगुलेटर करेंसी बैंकर, रेगुलेटर करेंसी बैंकर, रेगुलेटर करेंसी बैंकर, रेगुलेटर करेंसी बैंकर, रेगुलेटर करेंसी बैंकर। रेगुलेटर मतलब सर ये लाइसेंस, रेगुलेटर आईसीआई का वर्ड नहीं है, तो मैंने तुमको बताया याद करने के लिए, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के आपको इससे लाइसेंस लेना पड़ेगा, रेगुलेट करता है सारे बैंक को, आपने लाइसेंस नहीं लिया उससे पहले आप खोल नहीं सकते बैंक, ठीक है ना, लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। करेंसी, करेंसी रिलेटेड, करेंसी को इशू भी कर सकता है, रेगुलेट भी कर सकता है, करेंसी को इशू भी कर सकता है, रेगुलेट भी कर सकता है। बी से बैंकर, बैंकर किसका है? गवर्नमेंट का भी बैंकर है और कॉमर्शियल बैंक का भी बैंकर है, गवर्नमेंट का भी बैंकर है, कॉमर्शियल बैंक का भी बैंकर है, ठीक है ना सर। आरसीबी हो गया, आर से रेगुलेटर लाइसेंस लेना पड़ेगा। सी से करेंसी के दो हो गए, करेंसी इशू भी कर सकता है, रेगुलेट भी कर सकता है। बैंकर हो गया, बैंकर गवर्नमेंट का भी है, बैंकर कॉमर्शियल बैंक का भी है, लास्ट रिजोर्ट जो पढ़ा था अपन ने। बैंकिंग ऑपरेशन की, बैंकिंग ऑपरेशन केवल ब्रांचेस के अंदर होता है, ब्रांचेस जो होती है एचडीएफसी की छोटी छोटी ब्रांचेस है उनमें होगा। मेन जो हेड ऑफिस है वहां पे थोड़ी ना आप जाके रुपए केस डिपॉजिट वगैरह करा के आ सकते हो, वो सब कर ना, वो नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो वो जो मेन हेड ऑफिस होता है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बोलते हैं, वो बस अकाउंटिंग पॉलिसी बनाता है, इंटरनल कंट्रोल बनाता है, सुपरवाइज करता है इन चीजों को, और कुछ भी नहीं करता, ठीक है ना। मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं, वो पॉलिसीज बनाता है, सिस्टम बनाता है, इंटरनल कंट्रोल बनाता है, वो पावर फिक्स करता है कि किस बंदे के पास कितनी डेलीगेशन ऑफ पावर इतनी होगी, वो सुपरवाइज करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है ना। वो चलो चलो, अब इसके अंदर कुछ अदर पॉइंट में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बैंक पे कौन कौन से लो रेगुलेशन पड़ते हैं, देखो बहुत सारे पॉइंट, हर में मैंने बहुत बार बोला है आपको, मैक्सिमम ना कुछ भी हो जाए 5 से 6 पॉइंट मैक्सिमम याद करने, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मतलब इसमें देखो इतने सारे याद, मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा 5 से 6 मार्क्स का, तो 5-6 याद कर लो, 1 पॉइंट का 1 मार्क्स काफी हो जाता है, ठीक है ना। पर पढ़ने सारे, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, तो अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, पर याद कितने करने? 5-6। अब यार बहुत इजी है, इसको ट्रिक की जरूरत भी नहीं है इसके लिए, फिर भी तुमको बीएसआर पीएसआर चाहिए हो तो ले लो बीएसआर पीएसआर, पर ट्रिक की जरूरत नहीं है तुमको। देखो बैंक से बैंकिंग रेगुलेशन तो याद आ ही जाएगा, बैंक से बैंकिंग रेगुलेशन याद आ जाएगा, तो बैंक से बैंकिंग रेगुलेशन, बैंक से बैंकिंग कंपनी याद आ जाएगा, बैंकिंग कंपनी 1970 लिख के आ जाना, एक्विजिशन ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक लिख दोगे, दूसरी याद आ गया तो +10 ईयर ही तो है, +10 ईयर 1980 लिख देना, 1970 तो बैंक से सीधी बात है ना यार, बैंकिंग रेगुलेशन याद नहीं आएगा क्या सर? आ जाएगा। एक्ट का कोशिश करना, नंबर ये लिख दो, ईयर नहीं लिखने आ रहा तो बीच कोई बात नहीं, छोड़ देना, ठीक है। तो बैंकर बैंकिंग रेगुलेशन तो याद आ ही जाएगा, बैंक से बैंकिंग रेगुलेशन याद नहीं आएगा क्या? बैंक से बैंकिंग रेगुलेशन और बैंकिंग कंपनी, ये तो यूं ही याद आ गए। और बैंक किस तरह से होती है? एसबीआई भी एक बैंक है, एसबीआई की सब्सिडरी भी एक बैंक है एसबीआई। ऊपर अपन ने पढ़ा रीजनल रूरल बैंक भी एक टाइप होता है बैंक का, तो रीजनल रूरल बैंक भी, तो भाई वैसे तुमको यूं ही याद हो गया ना, वरना फिर भी चाहिए तो बी से 3 पॉइंट हो गए, एस से ये पॉइंट हो गए, आर से हो गया, ये हो गया बीएसआर, ये हो गया बीएसआर, तो वरना ट्रिक की कोई जरूरत भी नहीं है। बैंक से बैंकिंग रेगुलेशन आ जाएगा, बैंक से बैंकिंग कंपनी ज्यादा आ जाएगी। और एसबीआई अपन ने, एसबीआई होता है एक रीजनल रूरल बैंक होता है, एसबीआई की सब्सिडरी होती है। और बाकी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सरफेसी एक्ट जो होता है, सिक्योरिटाइजेशन एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी, याद आ जाए तो ठीक है, वरना एमसीक्यू पॉइंट के लिए रख लेना, बस एक बार पढ़ के सरफेसी एक्ट लगता है, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, अभी रिवीजन चल रहा है, क्लास में समझाया ना, फ्री फास्ट ट्रैक बेस वैसे भी ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन,
सिकरा जो बैंक को रेटिंग देता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा क्या बैंक पे? अगर बैंक कंपनीज में बनाए तो लगेगा ना, एचडीएफसी लिमिटेड वो कंपनी है, कंपनी लगेगा भैया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगेगा। तो इसमें 5 याद नहीं हुए क्या? कैसी बातें करते हो यार, 2 सेकंड गुरो एक बार पोस्ट करके गुरो, 5 कैसे याद नहीं होंगे यार, इसमें बेसिक चीज है। अब फिर इसमें पेक्युलिटी, बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग क्यों है, अच्छा मतलब अलग बाकियों से अलग क्यों, क्या पेक्युलिटीज इन्वॉल्व है भाई? बैंकिंग के पास इतना डाटा होता है ना, कोई भी वहां पे जाएगा वाईफाई कनेक्ट कर लेगा ना, मतलब बैंक का डाटा चोरी कर सकता है, बैंक का डाटा चोरी हुआ तो सब खत्म, बैंक का डाटा चोरी हुआ तो सब खत्म। तो बैंक को हमेशा वीपीएन कनेक्ट करके काम करना चाहिए ताकि सिक्योर रहे। वीपीएन का मेन काम यही होता है डाटा सिक्योर रखने का, तुम गलत कामों में यूज लेते हो वो बात अलग है, ठीक है। मेन काम क्या होता है वीपीएन? डाटा सिक्योर रखने का। तो वीपीएन कनेक्ट करके काम करना चाहिए, किसे? वीपीएन कनेक्ट करके, वीपीएन कनेक्ट करके काम करना चाहिए। यार मेरे को मेरे बाल की बड़ी चिंता हो रही है, बाल की अभी पता नहीं 1 महीने तक ऐसे ही बाल रहने वाले मेरे को लग रहा है। ये तो ठुक गई बाल की, बेवकूफ से कटा लिए थे, हाय राम, पूरी बाल खत्म हो गए। हाँ तो क्या अपन यहाँ पे बैंक में वीपीएन कनेक्ट करके तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा, बैंक में वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद काम ले होगा तुमको बैंक, उसके बाद काम करना पड़ेगा। हाँ तो अब इसकी ट्रिक बताई मैंने तुमको, टॉक्टर वीपीएन, टॉक्टर वीपीएन क्या हो गया? टॉक्टर वीपीएन, टीआर वीपीएन क्या हो गया? टीआर वीपीएन क्या हो गया? ये टीआर वीपीएन, डॉक्टर वीपीएन अपन में क्या बोला? वीपीएन कनेक्ट करना चाहिए बैंक में, ये सबसे अलग अजीब चीज होती है, ठीक है ना। वीपीएन, डॉक्टर वीपीएन, टी से टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती है बैंक से, आर से रेगुलेटर, बहुत सारे रेगुलेटर अपन ऊपर पड़े ना, इतने सारे रेगुलेशन लगते हैं उस पे। तो टीआर हो गया टी से टेक्नोलॉजी, आर से रेगुलेटर, टी से टेक्नोलॉजी, आर से रेगुलेटर। वीपीएन वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, वीपीएन से वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है। पी से प्रोडक्ट की रेंज बहुत ज्यादा, कितने सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज देती है बैंक, वो ज्यादा होती है। एन से नेटवर्क, मतलब नेटवर्क कितना ज्यादा होता है, हर जगह एक ब्रांचेस होती है बैंक की, वाइड जियोग्राफिकल नेटवर्क होता है, ठीक है। तो डॉक्टर वीपीएन, डॉक्टर वीपीएन, टी से टेक्नोलॉजी, आर से रेगुलेटर, टी से टेक्नोलॉजी, आर से रेगुलेटर, वीपीएन, 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 वी से वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, पी से प्रोडक्ट, पी से वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, पी से प्रोडक्ट, एन से नेटवर्क, इन से नेटवर्क। टाइप ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट, जनरली इशू की कौन कौन सी रिपोर्ट, नॉर्मल बैंक ऑडिट रिपोर्ट के अलावा कौन कौन सी इशू होती है? 3 अपन को कैसे याद करनी थी? टोन सेट करो, आर 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 आईसीएफआर एलएफआर एसएलआर आर 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 आईसीएफआर एलएफआर एलएलआर ICFR LFR SLR ICFR LFAR एंड SLR ICFR LFAR एंड SLR। तो RR 3 तो टोन यूं याद हो गई। ICFR जिन पे भी कंपनी का सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 लगेगा वो लग जाएगा। एक तो ICFR LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हो गई, SLR हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फुल फॉर्म ICFR नहीं दी, चलो छोड़ो। हाँ तो ICFR LFAR SLR 3 तो यूं याद हो गए, 3 तो यूं याद हो गए। 2 और याद करने, एक तो तुम्हारे दिमाग में अपना पका होगा घोष कमेटी, घोष अपन ने पढ़ा ना, घोष कमेटी, घोष कमेटी था एक, घोष एंड जिलानी कमेटी, वही कि रिकमेंडेशन ऑफ घोष कमेटी, जो भी रिकमेंडेशन दी घोष कमेटी ने फ्रॉड वगैरह के लिए और जिलानी कमेटी ने, वो फॉलो करना है, ठीक है। ऐसे आरआरआर याद आ गया तुमको, आईसीएफआर एसएलआर और एलएफएआर, तो आईसीएफआर हो गया अपना, ये हो गया आरआरआर। फिर उसके बाद एक और अपन क्या, घोष कमेटी ऑलरेडी याद है। और क्या रिपोर्ट इशू करनी होगी उसको, कुछ भी एक दो पॉइंट याद कर लो कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो रूरल एरिया के अंदर ध्यान रखना है, या फिर आरबीआई जो बोलती है वो फॉलो करना है। अभी अपन ने पहले नहीं पढ़ा, अभी वापस आएंगे अपन कि आरबीआई बोलती है इनकम रिकॉग्नाइज कैसे करना है, एसेट को क्लासिफाई कैसे करना है, किस पे कितना प्रोविजन बनाना है, तो वो फॉलो करा नहीं करा उसकी रिपोर्ट देनी है। कितना बेसिक्स है। तो ये तो 3 ही याद हो गए, आरआरआर। एक अपने का ये हो गया घोष कमेटी याद आ जाएगा, घोष कमेटी की रिकमेंडेशन फ्रॉड के लिए फॉलो करनी है, ठीक है ना। एक ये याद कर लो, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजन, जो आरबीआई जैसे बोलता है कि इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, एसेट कैसे क्लासिफाई करना है, प्रोविजन कैसे बनाना है। अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग सिस्टम काट दो इसको, कि वही बैंक एनीवेयर एनी टाइम अकाउंटिंग करता है, रियल टाइम बेसिस पे एक जगह ट्रांजैक्शन हुआ, सारी बैंक की ब्रांचेस अपडेट हो जाती है फलान डिग्रा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ठीक है, छोड़ दो। बैंक ऑडिट का अप्रोच, छोटा सा कट लगा दो इस पे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ऑडिट प्लान वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि मतलब तुमको ऑडिट करनी है बैंक की, बैंक ऑडिट अप्रोच, तो ऑडिट का प्लान क्या बनाना है कि सबसे पहले तो मैं जिस भी ऑडिट करने जाऊंगा, जिस भी बैंक की, उसका नेचर एंड लेवल समझूंगा पहले कि किस हिसाब की उसकी ऑडिट करनी है, उसका कितना बड़ा ऑपरेशन है, नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन, कितना बड़ा ऑपरेशन है, क्या उसका कोई एडवर्स फीचर है क्या, जैसे लग रहा है कि यार वो ना ये वाली बैंक तो आउटसाइड इंडिया भी लोन देके बैठी, थोड़ा एडवर्स हो गया। फिर मैं देखूंगा कि कंप्लायंस बेस्ड ऑन प्रीवियस रिपोर्ट, पिछले सालों की रिपोर्ट देखूंगा, कंप्लायंस कितनी करी है बैंक ने, और कोई भी इनएडुकेट या फिर ब्रीच ऑफ इंटरनल कंट्रोल है क्या उसके अंदर। कंट्रोल एनवायरनमेंट, वैसे इसके अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट मेन आंसर, मेन तो पॉइंट ये वाला है, पर फिर भी चलो कि कौन कौन से एक तरह से कंट्रोल्स हो सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ऐसे ही पागल है, ये वाला कंट्रोल एनवायरनमेंट में नहीं आने चाहिए थे, ये वाला कंट्रोल एक्टिविटीज कहलाते हैं वैसे, पर चलो ठीक है, छोड़ो वो सब। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या भाई साहब, मैंने बोला था भाई कोई पीसीएम का बंदा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बंदा अगर कंट्रोल लगाएगा तो एक्सेप्शन तो आएगा ही ना भाई। कंट्रोल किसने लगाया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, साइंस वाले बंदे ने, किसने, साइंस वाले बंदे ने। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला बंदा
बंदा कोई कंट्रोल लगाएगा तो एक्सेप्शन तो आना ही है ना ब्रो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला बंदा कोई भी कंट्रोल लगाएगा तो एक्सेप्शन तो आना ही है ना ब्रो, ठीक है ना। तो पीसीएम 4 पॉइंट याद हो गए अपन को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला, और एक्सेप्शन आएगा। पी से क्या है फिजिकल सिक्योरिटी, सी से क्या है कंटिंजेंसी प्लानिंग, एम से मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशंस। दो में पीसीएम वाला, पी से फिजिकल सिक्योरिटी, पी से फिजिकल सिक्योरिटी, सी से कंटिजेंट प्लानिंग, सी से कंटिजेंट प्लानिंग, सी से कंटिजेंट प्लानिंग, एम से मेजरमेंट, एम से मेजरमेंट, एम से पी से क्या हुआ, पी से फिजिकल सिक्योरिटी, सी से कंटिजेंट प्लानिंग, सी से कंटिजेंट प्लानिंग, और फिर पीसीएम, एम से मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशन, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन तो आएगा ही ब्रो, तो अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शन। 4 पॉइंट यू याद हो गए। बेसिक 1 पॉइंट तो और याद करना है, कुछ भी कर लो। सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन सारे अप्रूव होने चाहिए, ट्रांजैक्शन या तो सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन अप्रूव होने चाहिए, लिमिट के अंदर होने चाहिए, रिकंसिलिएशन ऑफ पोजीशन, ठीक है ना। 1 पॉइंट ये याद नहीं हो सकता क्या, कैसे नहीं हो सकता, सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी याद कर लो, या फिर ट्रांजैक्शन अप्रूव होने चाहिए सारे बैंक में। कितनी बेसिक पॉइंट है। ऐसा खाता है ना बैटरी, पूरा का पूरा बिल यही उड़ाता है मेरे को लगता है करके। हाँ चलो, अब उसके बाद आप अपन को क्या देखना है कि कॉमन स्टेप क्या देखना है जब भी अपन कंट्रोल एक्टिविटी को इवेल्युएट करेंगे, तब अपन को क्या देखना है भाई, बहुत इजी। कब क्या क्यों किसने कहा कैसे, 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 कब क्या क्यों किसने कहा कैसे। इनको भी इंग्लिश में कर लो। कब, हु, क्या, वॉट, कब, सॉरी किसने, हु, क्या, वॉट, कब, व्हेन, कहा, वेयर, क्यों, व्हाई, कैसे, हाउ। इंग्लिश में हो जाएगा ना, इतना तो आता होगा यार, अंग्रेजी मेरी भी कमजोर है पर इतना तो मैं भी कर लेता हूं यार, ऐसा नहीं है ना। कब क्या क्यों किसने कहा कैसे, कब क्या क्यों किसने कहा कैसे। तो हु, किसने वो कंट्रोल परफॉर्म करा है, किसने वो कंट्रोल परफॉर्म करा है, क्या उसके पास अप्रोप्रिएट ऑथोरिटी और नॉलेज थी क्या, कि उसके पास अप्रोप्रिएट ऑथोरिटी एंड नॉलेज थी क्या। हाँ सर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदा है, मतलब एक मान के चलो एग्जांपल कि अपना जो भी लोन कोई देगा, लोन कौन अप्रूव करेगा, एक अपन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट पप्पू बिठा रखा है, क्रेडिट मैनेजर। तो किसने वो कंट्रोल किसने परफॉर्म करा, लोन अप्रूव कराना चार्टर्ड अकाउंटेंट पप्पू ने करा है, बिल्कुल। क्या उसके पास नॉलेज ऑथोरिटी है, बिल्कुल है, ऑथोरिटी भी, क्रेडिट मैनेजर है, नॉलेज भी है उस बंदे को। क्या क्या एविडेंस है कि उसने वो परफॉर्म करा है, वोट एविडेंस कि हाँ भाई उसने देखो साइन करा हुआ इस लोन की फाइल पे, बिल्कुल है। कब कब ये कब कब परफॉर्म करता है, ये मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है कंट्रोल की, जब वो सर वो जितने भी लोन की फाइलें आती है हर फाइल में करता है, तो हर फ्रीक्वेंसी मतलब बिल्कुल प्री वो काफी इनफ है। कहाँ है वो एविडेंस, कहाँ पे रखे हुए, सर वो देखो वो फाइल वहां पे पड़ी, वो देखो वो फाइल वहां पे पड़ी है, वहां से निकाल के चेक कर लो, वहां पे उसने साइन करके लोन की फाइल उधर रखी थी। एविडेंस परफॉर्म करे और रिटेन वेयर, कहाँ पे रिटेन कर रखे, कितने लंबे टाइम तक रिटेन करे हुए है वो एविडेंस, क्या वो ऑडिट के लिए अवेलेबल है, अभी हमको ऑडिट करनी है। तो क्यों वो कंट्रोल क्यों परफॉर्म करा गया, वो इसलिए परफॉर्म करा गया कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पप्पू अगर साइन नहीं करता तो हर किसी को लोन दे देती बैंक, विजय माल्या जैसे लोगों को, और डूब जाती बैंक फिर बाद में, है ना। हाउ हाउ कंट्रोल वाज परफॉर्म, कैसे कंट्रोल परफॉर्म हुआ, कोई पूरा का पूरा प्रोसेस बताओ कि पहले इसने साइन करा, फिर इसने करा, फिर इसने करा। व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज क्या क्या उसके अंदर, क्या ये बाईपास कर सकता है, कभी कोई ऐसा केस आ जाए पप्पू छुट्टियों पे तो बाईपास होके बिना उसके अप्रूवल के लोन पास हो सकता है क्या, वो कोई भी बाईपास हुआ है, डिटेक्ट हुआ है क्या, कोई भी एक्सेप्शन है तो पता करो, और वो रिजोल्व कर दिया ना आपने एक्सेप्शन, वो हो गया, ठीक है। एंगेजमेंट टीम को डिस्कशन करना है प्लानिंग स्टेज पे, तो एंगेजमेंट टीम को डिस्कशन करना है, जनरली वो डिस्कस करते हैं फ्रॉड पकड़ने के लिए स्टार्टिंग में कि कहां पे फ्रॉड हो सकता है, कहां पे रिस्क ज्यादा है, वो सब। तो वो यही है कि एडवांटेज क्या है उस डिस्कशन का, डिस्कशन जो भी कर रही है एंगेजमेंट टीम आपस में मिलकर, उसका एडवांटेज क्या है भाई, बहुत बेसिक है। उनको देखना होता है कि फ्रॉड के रिलेटेड रिस्पॉन्स, उनको देखना होता है कि फ्रॉड कहीं भी मिलेगा तो फ्रॉड के रिलेटेड रिस्पॉन्स कैसे देना है। अब सारा काम मैं खुद तो नहीं करूंगा ना, काम को डेलीगेट करूंगा। उनको एडवांटेज क्या है डिस्कशन से, मैं मुंह बिगाड़ने के चक्कर में गलत वर्ड निकल रहा है, डिस्कशन से एडवांटेज क्या है, तो डिस्कशन से एडवांटेज ये भाई कि आप हमको पहले ही पता पड़ जाएगा यहाँ पे फ्रॉड है तो उसको रिस्पॉन्स दे देंगे, डिस्कशन से हमको पता पड़ जाएगा। तो सारा काम मैं थोड़ी ना करूंगा, मैं काम को डिलीगेट करूंगा, पर डिलीगेट करने के बाद रिव्यू भी तो करूंगा, ऐसा नहीं ना उसके भरोसे सब छोड़ दिया, उसके काम को रिव्यू भी तो करूंगा। तो भाई साहब बात वही हो गई, क्या बात हो गई सर कि है ना, हमें क्या फ्रॉड का रिस्पांस देना था तो हमने उस काम को डिलीगेट करा, पर डिलीगेट करने के बाद रिव्यू करा। तो भाई वही हो गया कि हमको एडवांटेज क्या होता है कि पता पड़ जाएगा कि कहाँ पे एफएस में एमएमएस है, तो अपन रिस्पांस दे सकेंगे उस फ्रॉड को, अपन उस फ्रॉड को रिस्पांस दे सकेंगे, ठीक है। फिर वो काम डिलीगेट कर दूंगा, मैं टीम मेंबर को डिलीगेट कर दूंगा वो वर्क, जो कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा, बिल्कुल एक्सपीरियंस बंदा होगा, उस बंदे को मैं काम डिलीगेट कर दूंगा, ठीक है ना। फिर उसके काम को डिलीगेट करने के बाद रिव्यू करूंगा। रिव्यू यहाँ पे ये करना है कि क्या एक्सपर्ट की जरूरत
जरूरत है क्या, रिव्यू क्या करना है कि क्या एक्सपर्ट की जरूरत है क्या अपन को, मतलब स्पेशलिस्ट की, कि फ्रॉड के लिए किसी एक्सपर्ट को, स्पेशलिस्ट को बुलाना है क्या। ठीक है, ये हो गया। तो मैं फ्रॉड के रिस्पॉन्स है, जो फ्रॉड का रिस्पॉन्स देना है तो काम को डिलीगेट कर दूंगा, पर डिलीगेट जो करूंगा उसको रिव्यू भी करूंगा। तो रिव्यू क्या करना है, स्पेशलिस्ट को रिव्यू करना है। तो एंगेजमेंट टीम जनरली डिस्कस क्या करती है, वो तो एडवांटेज था। अब डिस्कस जनरली क्या करेगी, कुछ नहीं, तो दो चार लोग आपस में बैठेंगे जो ऑडिट के टीम मेंबर है, वो बोलेंगे भाई एक बात ध्यान रखना कि तेरे को ना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है, पूरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग बाइट रखना है, अलर्ट रहना है, तेरे को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है रिस्पांस देने के लिए। किसको रिस्पांस देने के लिए, रोमम को। किसको, रोमम को। रोमम किससे हो सकती है, फ्रॉड या फिर एरर। रोमम किससे हो सकती है, फ्रॉड या फिर एरर। तो भाई उसको आप चारों पांचों बैठेंगे आपस में, चारों पांचों ऐसे टीम स्पिरिट लाएंगे, बोलेंगे देखो अपन सबको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है रिस्पांस देने के लिए। किसको रिस्पांस देने के लिए, रोमम को। मतलब रोमम को रिस्पांस देने के लिए हम सबको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है। रोमम किससे हो सकती है, रोमम कैन बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर। रोमम कैन बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर, पढ़ा हुआ है ना, रोमम कैन बी ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। तो भाई अपन को ये डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है किसका, क्या करने के लिए, रिस्पांस देने के लिए। क्या करने के लिए, रिस्पांस देने के लिए। रिस्पांस देने के लिए कहा गया रिस्पांस, हाँ ये रहा, रिस्पांस देने के लिए। रिस्पांस देने के लिए एंड किसको रिस्पांस देने के लिए, रिस्पांस टू रोमम। रिस्पांस टू रोमम एंड रोमम कैन बी ड्यू टू एरर और फ्रॉड। रोमम कैन बी ड्यू टू एरर एंड फ्रॉड। और ये भी पॉइंट रोमम का ही हो गया वैसे तो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट की कोई भी कंडीशन दिखे तो, ठीक है ना। तो वही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना पड़ेगा। रिस्पांस कैसे देना है अपन को रोमम को, एरर जो पिछले साल का था और एरर इस साल जो अकर हो सकता है। एक तो एरर जो पिछले साल का था और एक एरर जो इस साल अकर हो सकता है। फ्रॉड कोई भी कर सकता है, बैंक का पर्सनल वगैरह कोई भी, तो उसका ध्यान रखना है कि कैसे वो फ्रॉड कर सकता है, ठीक है ना। और कौन कौन सी कंडीशन तुमको ऐसे ध्यान में रखनी है जिससे पता रहे कि यार रोमम एग्जिस्ट करता है, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये अपन डिस्कस करेगा। इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी बहुत इजी, बाद में पढ़ लेंगे, जनरली अक्रूवल बेसिस पे होती है, ठीक है ना। पर जब तक सर्टेनिटी ना हो, एनपीए हो जाए, तो रियलाइजेशन, जब तक कैश ना मिल जाए अपने हाथ में एनपीए के केस में, जब तक नहीं होगा वो आएगा, ठीक है। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं भाई, सेक्शन 29 सब सेक्शन 1-2 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड 1949 बोलता है कि फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एफएस कैसा होना चाहिए, बैंक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है। सब पे लगता है ये, नेशनलाइज बैंक, एसबीआई वगैरह सब पे लगता है, ठीक है ना। शेड्यूल 3 होता है, शेड्यूल 3 होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो बताता है फॉर्म ए होता है, फॉर्म बी होता है। फॉर्म ए के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, फॉर्म बी के अंदर पीएनएल का फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बताता है इसका कुल मिला के फॉर्म एंड कंटेंट क्या होना चाहिए। शेड्यूल ही बताता है बैंकिंग रेगुलेशन का, फॉर्म क्या, ए के अंदर बैलेंस शीट, फॉर्म बी के अंदर पीएनएल होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको फॉलो करने हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर भी देने हैं बैंक को, ठीक है ना। इंडेस बैंक में नहीं लगते, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते, ठीक है ना। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, अब कुछ नहीं, ऑडिट ऑफ अकाउंट करनी है। नॉर्मल है कि जो भी अगर बैंकिंग कंपनी जैसे एचडीएफसी लिमिटेड या कोई प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, तो सेम कौन ऑडिटर अपॉइंट कौन होगा, ऑडिटर कौन बनेगा, जो भी कंपनीज के अंदर बनता है जनरली वही बनेगा, क्योंकि वो कंपनी है। तो बैलेंस शीट पेंडल वगैरह करने, एलिजिबिलिटी वही, जो अगर कंपनी है तो कंपनी ऑडिटर में जो सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 के अंदर जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है वही। रिम्यूनरेशन, बैंक को ऑडिटर को पैसा कितना देना है, बैंकिंग कंपनी है तो कंपनी के केस के अंदर तो फिक्स है ना, एजीएम में मतलब जनरल मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है। पर अगर नेशनलाइज बैंक या एसबीआई है, नेशनलाइज बैंक या एसबीआई है, तो आरबीआई बताएगी इस ऑडिटर को कितना पैसा देना है इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद कंसल्टेशन लेने के बाद ऑडिटर के पास सारी पावर होती है कि बुक्स वगैरह चेक करने की। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अगर कंपनी है, कंपनी में कौन करता है, वही भाई जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर, जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर मतलब एजीएम के अंदर शेयर होल्डर, एजीएम के अंदर शेयर होल्डर, ठीक है। और नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज बैंक में उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नेशनलाइज बैंक के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोनों केस के अंदर आरबीआई अप्रूवल लगेगी, दोनों केस के अंदर आरबीआई अप्रूवल लगेगी। बैंकिंग कंपनी के केस के अंदर मेंबर करेंगे मतलब शेयर होल्डर करेंगे एक तरीके से, नेशनलाइज बैंक के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, दोनों केस के अंदर आरबीआई की अप्रूवल लगेगी। रीजनल बैंक छोटा सा होता है, छोटा सा होता है, तू ही कर ले, तू ही कर ले, तू ही अपॉइंट कर ले, तू ही अपॉइंट कर ले, वो बैंक खुद अपॉइंट कर लेगा, बैंक खुद अपॉइंट कर लेगा। पर तू खुद कर रहा है तो भी एक बार सीजी की अप्रूवल लेना, क्योंकि तूने खुद ने कराना तो तेरे को बड़ी अप्रूवल की जरूरत लगेगी, क्योंकि तूने खुद को कराना तो तुझे बड़ी अप्रूवल की जरूरत लगेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना। एसबीआई, एसबीआई के अंदर, एसबीआई क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट के अंदर सीएनडीजी करता है, गवर्नमेंट के अंदर सीएनडीजी करता है, और एसबीआई की सब्सिडरी में एसबीआई खुद कर देगा, एसबीआई की सब्सिडरी में एसबीआई खुद कर देगा। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर नेशनलाइज बैंक और एसबीआई को जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी होती है, नेशनलाइज बैंक और एसबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी होती है, तो उसका कंटेंट क्या होगा। जैसे ही एसबीआई वगैरह और ये काम आएगा तुमको दिमाग में आया ना एसबीआई, तो ध्यान रखना, अरे अरे अच्छा एसबीआई और नेशनलाइज बैंक, अरे इनकी तो ब्रांचेस की भी रिपोर्ट देनी होती है, अरे 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 सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी है ना, अरे 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 इनकी तो ब्रांचेस की रिपोर्ट भी देनी होती है, इनकी तो ब्रांचेस की रिपोर्ट भी देनी होती है, ब्रांचेस की रिपोर्ट भी देनी होती है। फिर अब ट्रिक बनेगी अपनी ब्रांच से, ब्रांचेस की रिपोर्ट भी देनी है ना, क्योंकि ब्रांचेस की रिपोर्ट भी देनी है, तो ब्रांच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए, कोई भी मैटर हो गया, ब्रांच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए, कोई भी मैटर हो गया, तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ और वो रिटर्न भेजो, हेड ऑफिस में भेजो। मतलब इससे क्या क्या पढ़ा अपन ने अभी,
कि भाई अपन को रिपोर्ट देनी है नेशनल स्टेट बैंक और एसबीआई की सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जब भी आए ना तो दिमाग में आना चाहिए कि अरे इनकी तो ब्रांचेस की रिपोर्ट भी देनी होती है। तो ब्रांचेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी मैटर हो जिससे एफएस बनेगा, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी मैटर हो जिससे एफएस बनेगा, उसका प्रॉपर रिटर्न बना के हेड ऑफिस को भेज दो, मतलब इन लोगों को भेज दो। तो ब्रांच के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन हो या कोई भी मैटर हो जिससे एफएस बनेगा, उन सबका रिटर्न हेड ऑफिस को भेज दो, तो इसके अंदर अपन को रिपोर्ट में क्या लिखना है कुल मिला के कि क्या रिटर्न मिला क्या ऑफिस और ब्रांचेस का, जो वो अपने लिए एडिक्वेट है क्या ऑडिट के लिए। तो ये रिटर्न वाला पॉइंट हो गया। तो ब्रांच के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो या कोई भी अदर मैटर हो, अदर मैटर का गया, ये अदर मैटर था जिससे एफएस बनेगा, ये एफएस वाला पॉइंट हो गया जिससे एफएस बनेगा, ठीक है। वो रिटर्न अपन को भेज देना है उनको। तो रिटर्न हो गया। ट्रांजैक्शन तो वही बताना है कि जो भी ट्रांजैक्शन उन्होंने करी है वो विद इन द पावर ऑफ कंपनी थी नहीं थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर थे नहीं थे, कोई भी अदर मैटर जो भी उसको लगता है कि यार शेयर होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के ध्यान में लाना है, तो वो भी ऑडिट रिपोर्ट में वो लिख देगा, ठीक है ना। बेसिक हो गया ये वाला बहुत। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट वैसे तो इसको याद करने का बहुत बेसिक है, फिर भी तुमको ट्रिक चाहिए तो मस्क लगा दो, पर कोई है नहीं MUSC, वैसे कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। कुल मिला के बैंक पे कारो एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि बैंक पे LFAR रिपोर्ट लग जाती। क्या ये आ गई आप LFAR आ गई, क्योंकि बैंक पे LFAR लग गया एक तरीके से, तो कारो नहीं लगता। सेक्शन 143 अपन ने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था ना, मतलब कारो चैप्टर था, कारो के अंदर 143 पढ़ा था, इंक्वायरी कुछ ऑडिटर करता है, तो वो बैंक पे भी लगेगा। एसएस भी बैंक पे लगेंगे, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग भी बैंक पे लगेंगे, मैटर अंडर सेक्शन 143 भी लगेगा। अनऑडिटेड ब्रांच, जो ब्रांच ऑडिट नहीं हुई तो उसका बताना कि इतनी नंबर ऑफ ब्रांचेस अनऑडिटेड है और उन ब्रांचेस का टोटल नंबर ऑफ एडवांस इतना है, डिपॉजिट इतनी है, इंटरेस्ट इनकम इतनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना है, पूरा डाटा बता देना कि टोटल इतनी अनऑडिटेड है, उनका ये डाटा है, तो ये बता देना, ठीक है ना। कारो एप्लीकेबल नहीं होता, इंपॉर्टेंट पॉइंट। LFAR हर बैंक को जनरली, हर बैंक के ऑडिटर को जनरली LFAR देना होता है। वो LFAR क्या होता है, चेकलिस्ट होती है, एक चेकलिस्ट होती है कि ये सही है नहीं, ऑडिटर वो बना लेता है। तो क्या चेकलिस्ट कौन बताता है, वो RBI बताता है कि उसमें क्या क्या मैटर आएगा। LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसमें RBI बताता है ये मैटर आएगा। कब जमा करानी है भाई साहब, बारिश होने के पहले तुम जमा करा देना, बारिश होने के पहले, वरना बारिश में तो LFAR रिपोर्ट भीग जाएगी। बारिश जनरली शुरू होती है 1 जुलाई से, तो तुम 30 जून तक ही भेज देना, तो तुम 30 जून एवरी ईयर भेजना, वरना वो रिपोर्ट भीग जाएगी तुम्हारी बारिश के अंदर। रिपोर्टिंग टू आरबीआई को क्या रिपोर्टिंग करनी है अपन को, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, रिलेटिंग टू फ्रॉड। तो भाई साहब कुल मिला के सारे बैंक एक्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक, याद रखना है, शायद एमसीक्यू में पूछ लेंगे ये लोग कि सारे कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक पे फ्रॉड की रिपोर्टिंग लगती है। रीजनल रूरल बैंक छोटा सा होता है, उसको माफ कर दिया। क्या है कि चाहे आप बैंक के इंटरनल ऑडिटर हो चाहे एक्सटर्नल ऑडिटर हो, तो आप बीइंग इन प्रोफेशनल आपको ध्यान रखना है, बैंक में कहीं पे भी फ्रॉड जैसी कोई हरकत हो रही है, फ्रॉड जैसा कुछ भी हुआ, तो आपको ना सबको बताना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताना है, उसके बैंक आरबीआई को भी बताना है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को तो अपन पढ़ते हैं ना 140, अभी भी नीचे पढ़ेंगे सबसेक्शन 12 वाला, उसे बताना। तो आरबीआई को बता देना कि यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है बैंक के अंदर, उसके बैंक के जो भी डायरेक्टर, मैनेजिंग कमिटी है, सबको बता देना कुल मिला के। तो आप बीइंग एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल, आप चाहे इंटरनल ऑडिटर हो एक्सटर्नल ऑडिटर को भी फ्रॉड अगर आपको मिला तो मैटर रेगुलेटर मतलब आरबीआई को बताना है। और मैंने फ्रॉड जैसे ही बोला तो फ्रॉड तुम्हारे दिमाग में आता है ना, तो मैंने बोला था सेक्शन 240, ऐसे 240 तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ए से 250 तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये दोनों लगा देना फ्रॉड के अंदर। साथ में 143 सबसेक्शन 12 फ्रॉड के अंदर रिपोर्टिंग नहीं पड़ी थी अपन कारों के अंदर कि जब भी फ्रॉड होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होता है, अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो वो वाला लग जाता है। तो ये ऐसे 240 हो गया, ऐसे 250 हो गया, 143 सबसेक्शन 12 हो गया। साथ में एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है, हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है, जब भी फ्रॉड आ जाए तो ये 4 पॉइंट लगाना, ऐसे 240, 250, 143 सबसेक्शन 12 और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है, अरे भाई बड़ा हो जा, ठीक है ना। तो अब यही है कि ऐसे इसको से लगाना है, ऐसे 240 लगाना है, वही कि उसका मेन काम क्या होता है, दैट एफएस शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, तो ऐसे 240 फ्रॉड से डील करता है। ऐसे 250 बोलता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी गई भाड़ में, जहां पे लॉ एंड रेगुलेशन ऊपर आएगा, लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको डाटा बताना पड़ेगा कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। साथ में कंपनी एक्ट के 143 सबसेक्शन 12 भी लगाना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यहाँ पे नहीं लगाया, पर तुम ध्यान में रख लेना, चलो ठीक है, बाद में काम आ जाएगा। तो जनरली ऑडिटर है ना, वो ओवरऑल बड़ा ओवरऑल केस देखना है, उसको क्या देखना, हर एक ट्रांजेक्शन चेक नहीं करना, उसको एक ओवरऑल सिस्टम चेक
चेक करना, ओवरऑल सिस्टम चेक करना है कि पूरा सिस्टम सही चल रहा नहीं चल रहा, उसमें फ्रॉड नहीं होना चाहिए। आरबीआई को मैटर बता देना, चेयरमैन एमडी सीईओ वगैरह को बता देना बैंक के। ऑडिट ऑफ बैंक, ये फटाफट, इसमें कुछ है नहीं, फटाफट उड़ाना है इसको, कुछ भी नहीं। बैंक की एक ऑडिट का नॉर्मल एक इनिशियल कंसीडरेशन दे रखा है, कुछ नहीं, कि कभी भी आप ऑडिट करने जाओ एक इंडिपेंडेंट होनी है, उसके लिए इंडेटनेस डिक्लेरेशन देखें, इंडेटनेस कि आपने बैंक से कोई लोन नहीं ले रखा हो। इंटरनल असाइनमेंट अगर आप सेम ईयर में बैंक का कोई कर रहे हो तो उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते, कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हो तो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर पाओगे। प्लानिंग करनी है ऑडिट के पहले, अगर आप नए ऑडिटर हो तो पुराने वाले ऑडिटर से कम्युनिकेट करना है, ठीक है ना। ऑडिट एंगेजमेंट लेके डॉक्यूमेंट करनी है, इनिशियल एंगेजमेंट चेक करना, एंगेजमेंट रिस्क देख लेना, एंगेजमेंट में टीम मेंबर आपको कौन से चाहिए वो देख लेना, बैंक का इन्वॉल्वमेंट समझ लेना। इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, ऊपर के केवल ये एक दो पॉइंट ही समझदारी वाला, मतलब क्या है, हाँ ये चलो ठीक है एमसीक्यू में, इसको कट कर दो। डी वाला आ सकता है, बी और ये भाई 3 ही पॉइंट एमसीक्यू में शायद आ जाए तो आ जाए गलती से, बाकी कुछ काम कहें कि एमसीक्यू या केस सिनेरियो में। ऐसे 315 बोलता है कि वही कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जहां पे भी आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली, फिर ऐसे 315 ऐसे 330 बोलता है वैसे तो, पर इसमें अपन को समझना पड़ता है, रिस्क को समझना पड़ता है। ऐसे 315 में अंडरस्टैंडिंग लेनी है बैंक में, कहां पे रिस्क हो सकती है उस हिसाब से प्लान बनानी है, कट कर दो। कुछ मतलब नहीं है ना इन पॉइंट का, मतलब नहीं आएंगे ये एग्जाम में नहीं आएंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस बैंक की समझ नहीं होती है, कट कर दो। हाँ ये अब ये देखो ये काम का है कि अब इसके अंदर की रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस लोगों को समझ नहीं आता। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब एक तरह से इंटरनल कंट्रोल बोल रहा है। तो इंटरनल कंट्रोल के अपने 5 कंपोनेंट पढ़े थे, जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी माइक्रा, क्या बताई थी माइक्रा, तो वो के वो इधर लिखने। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, मॉनिटरिंग कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका वैसे होता है कंट्रोल एनवायरमेंट। क्या होता है कंट्रोल एनवायरमेंट, जो ऊपर आ चुका है वैसे एनवायरमेंट पर, इसका यहाँ पे अलग आएगा। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, ए से एक्टिविटी कौन सी, कंट्रोल एक्टिविटी, सब कुछ सेम है एक सी को छोड़ के, सब कुछ सेम है सी को छोड़ के, तो एम आई सी अभी छोड़ दो, आर ए एम आई आर है, तो ये माइक्रा जो होता है मॉनिटरिंग एक्टिविटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, और सी अभी छोड़ो एक बार के लिए, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, असेस करना, ए से कंट्रोल एक्टिविटी, तो ये वो के वो ही 5 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना। जो इंटरनल कंट्रोल के अपन ने नॉर्मल पढ़े थे वो के वो 5 पॉइंट इधर लिखने। और सर कंट्रोल एनवायरनमेंट भी वही है, कंट्रोल एनवायरनमेंट वहां पे बस अपन ने इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट में बहुत बड़ा पढ़ा था ना, यहाँ पर बस आपको केवल उसका एक पोर्शन है, उसका केवल एक पॉइंट नहीं था कि ओवरसाइड बाय द टीसीडब्ल्यूजी, ओवरसाइड बाय द टीसीडब्ल्यूजी, बस वो लिखना है, ओवरसाइड एंड इन्वॉल्वमेंट बाय द टीसीडब्ल्यूजी, की जो भी एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना रहे हो उस टीसीडब्ल्यूजी उसमें इन्वॉल्व रहे, मॉनिटर करना चाहिए टाइम टू टाइम पे एक्टिविटीज को, इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, जिससे बैंक की रिस्क प्रोफाइल पता पड़ जाए, ठीक है ना। छोड़ दो बेसिक, मतलब पता पड़ गया ना, ये हो गया। रीड मारना अंदर का कंटेंट, तो एक सेकंड पॉज करो वीडियो, रीड मार लो, ठीक है, मतलब कुछ है नहीं अंदर का, याद वैसे भी नहीं कर सकते हो, अंदर के बस कीवर्ड 1-2 लिख के आने, बाकी मेन हेडिंग और अंदर के 1-2 कीवर्ड याद करने, कर लो, 2 सेकंड पॉज कर लो, ठीक है। कट कर दो, ये मतलब ये एग्जाम में अनलाइक नहीं, मैंने एक बार पढ़ा दिया, कट कर दो। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, कि आप जब भी कोई प्लानिंग बनाते हो तो एक मेमोरेंडम में ऑडिट का एक प्लानिंग बना रहे हो तो उसको मेमोरेंडम में लिख लेना सब कुछ, कट कर दो यार, कुछ काम का नहीं है। मटेरियलिटी हमेशा डिसाइड करनी होती है ऑडिट करने के लिए, ठीक है। गोइंग कंसर्न बैंक का डिसाइड करना आगे जिंदा रहेगा नहीं रहेगा वो डिसाइड, कट कर दो। हाँ ये केवाईसी वाला, केवाईसी वाले के अंदर की आजकल फ्रॉड ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की फ्रॉड होते हैं ना आजकल बैंक में बहुत सारे, तो इस चक्कर में हर एक कस्टमर का केवाईसी लेता है, नो योर कस्टमर, तुमको आधार कार्ड पैन कार्ड सबमिट करना होता है, तो ये भी एक तरह से फ्रॉड के रिलेटेड है। तो फ्रॉड में मैंने बोला था ऐसे 240 लगा देना, 140 सेक्शन 12 लगा देना, 250 लगा देना, एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा देना, वही पॉइंट हो गए। ए से 240 लगा देना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा देना, बाकी पॉइंट यहाँ पे नहीं है, पर ठीक है अपना आंसर बन गया, 4 पॉइंट से बनाना था वो बन गया। के से 240 बोलता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, पर ऐसे 240 केवल फ्रॉड से डील करता है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर में आप ऐसे 240 फ्रॉड से डील करता है। हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना, हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है, इसलिए बैंक पे रिक्वायरमेंट मार दिया, बैंक पे रिक्वायरमेंट मार दिया कि हमेशा कोई भी कस्टमर आए तो उसमें केवाईसी नॉर्म लगा दो, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह सब लो, उससे आपकी फ्रॉड रिस्क कम हो जाए। स्पेसिफिक रिस्क ध्यान रखना, आउटसोर्स, जब कोई बैंक आउटसोर्स करता है कोई भी काम को तो रिस्क ज्यादा होती है, उसमें ध्यान रखना रिस्क एफएस लेवल असर्शन लेवल पर भी हो सकती है रिस्पॉन्स रिस्क। इंपॉर्टेंट नहीं है ये हालांकि, पर इंपॉर्टेंट नहीं, पर हाँ ये पढ़ने लायक है, ठीक है, इसको काटो मत, पढ़ने लायक, इंपॉर्टेंट नहीं। स्ट्रेस टेस्टिंग की कभी भी बैंक की कोई सॉफ्टवेयर है या कुछ भी ऐसी वेबसाइट वगैरह है उस पर स्ट्रेस टेस्टिंग डालो, एटीएम पे या सब पे, कि क्या अगर कभी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन उस पे हो गए तो क्या बैंक को जेल पाएगा क्या, मतलब इतना तगड़ा सिस्टम है नहीं, तो उसकी जो लिमिट है ना उससे भी बियॉन्ड चेक करो, उससे बियॉन्ड कि बहुत सारे यूजर्स को एक साथ उसकी वेबसाइट पे भेज दो, ऐसा कुछ कर दो कि ताकि उससे स्ट्रॉन्ग कितना स्ट्रॉन्ग है वो पता रहे, तो बियॉन्ड लिमिट उसको चेक करो। तो डिटरमाइन द
रोबस्टनेस ऑफ सॉफ्टवेयर बाय टेस्टिंग बियॉन्ड द लिमिट, बाय बियॉन्ड द लिमिट। तो ये जनरली मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर होता है कि कोई क्रिटिकल चीज आ जाए तो कैसे चेक करना है। सारे कॉमर्शियल बैंक को लगाना है, यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक को भी लगाना है, ठीक है ना, सारे कॉमर्शियल बैंक। ऊपर आया था कि ऊपर ने पढ़ा था जो फ्रॉड वाला रिक्वायरमेंट रीजनल रूरल पे नहीं लगता, ये लगता है यहाँ पे, तो ये भी लगेगा स्ट्रेस। बेसल थी फ्रेमवर्क कुछ नहीं है, दो कमिटी है फालतू फालतू, बीसीबीएस और एफएसबी, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। अब इनको लगता है कि आए दिन क्या बैंक में क्राइसिस आती है, कभी कोई बैंक डूब रहा है, क्या कर रहा है, तो बैंक पे रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्यादा कुछ लगा दिया कि तुम्हारे पे लिक्विडिटी ज्यादा रखो, तुम्हारी कैपिटल ज्यादा रखो, तुम्हारे डिस्क्लोजर जो भी तुम डिस्क्लोज कर रहे हो ज्यादा रखो, तो कुछ रूल्स रेगुलेशन इन्होंने एक्स्ट्रा बता दिया, बस और कुछ नहीं, बेसल थी फ्रेमवर्क बना दिया उसको। तो बीसीबीएस बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, एफएसबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, एफएसबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। कब के क्राइसिस आती है इस चक्कर में इन्होंने बोला है कि ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रखा है ग्लोबली पूरा, तो रेसिडेंट बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम को कुछ मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, इतनी कैपिटल इनके पास होनी चाहिए, रेगुलेटरी कैपिटल वगैरह, ठीक है। हाँ ये भी काम का है। ऑडिटर शेल रिलायंस एंड रिव्यू अदर रिपोर्ट, ऑडिटर को ना कुछ दूसरी रिपोर्ट भी चेक करनी, मतलब ऑडिटर को पिछले साल की माइक्रो से माइक्रो रिपोर्ट चेक करनी, ऑडिटर को पिछले साल की माइक्रो से माइक्रो रिपोर्ट चेक करनी, ऑडिटर को पिछले साल की माइक्रो से माइक्रो रिपोर्ट चेक करनी, ऑडिटर को पिछले साल की माइक्रो से माइक्रो रिपोर्ट चेक करनी, ऑडिटर को पिछले साल की माइक्रो से माइक्रो रिपोर्ट चेक करनी है, प्रीवियस ईयर की मतलब पिछले साल की माइक्रो से माइक्रो रिपोर्ट रिव्यू करनी है, ठीक है ना। तो ऑडिटर कौन कौन सी रिपोर्ट रिलाई या रिव्यू करेगा, ऑडिटर पिछले साल की माइक्रो से माइक्रो रिपोर्ट पे रिव्यू रिलाई करेगा, तो पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट चेक करेगा, फिर MICRO ये माइक्रो हो गया, ये माइक्रो हो गया, ऑडिटर को पिछले साल की माइक्रो से माइक्रो रिपोर्ट चेक करनी, तो प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट चेक करो। मैनेजर चार्ज हैंडलिंग और रिपोर्ट की, जब एक मैनेजमेंट दूसरा मैनेजमेंट चेंज होता है तो उस वक्त जब चार्ज उसको देता है, वो डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं अभी कि एक मैनेजर चेंज हो रहा है बैंक का, दूसरा मैनेजर आ रहा है, तो जब उसको हैंडओवर करता है तो उसकी रिपोर्ट बनती है कि सब कुछ मैंने हैंडओवर वगैरह कर दिया सही ढंग से, ठीक है ना, ट्रांजिशन स्मूथ हुआ है कुल मिला के। तो एम से मैनेजर चार्जिंग का, आई से इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो बैंक ऑफिस वगैरह होती है, इंटरनल इंस्पेक्शन बैंक ऑफिशियल ने करा हुआ है वो, सी से कॉन्करेंट या फिर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, सी से कॉन्करेंट इंटरनल रिपोर्ट, आर से आरबीआई कोई लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट बैंक की, अगर आरबीआई ने कोई बैंक का इंस्पेक्शन करा है तो, ओ से अदर इंटरनल रिपोर्ट जो भी पर्टिकुलर अकाउंट के रिलेटेड है, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर अकाउंट के रिलेटेड है। तो माइक्रो हो गया मैनेजर चार्जिंग, आई से इंटरनल इंस्पेक्शन, सी से कॉन्करेंट हो गया, आर से रिजर्व बैंक का कोई इंस्पेक्शन है वो हो गया, ओ से अदर इंटरनल रिपोर्ट हो गया, ठीक है ना। ऊपर वाली रिपोर्ट स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर भी देखेगा, साथ में कोई एनुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट आरबीआई ने करी है तो वो भी देख लेगा, ठीक है। ये हो गया। एडवांसेस, वही एडवांसेस मेजर काम क्या होता है बैंक का, कि डिपॉजिट लेके एडवांस देना, डिपॉजिट लेके कस्टमर से डिपॉजिट लेके एडवांस देना, तो एडवांस सबसे बड़ा इनका एक तरह से असेट होता है, मेन काम इनका यही होता है, सबसे बड़ा असेट यही होता है। तो एडवांसेस का टाइप बहुत अलग अलग तरह के बताया, एक तो फंडेड लोन, नॉन फंडेड लोन। फंडेड लोन जिसमें अपन बैंक में असली में किसी के पैसा डाल रहे हैं, टर्म लोन, कैश क्रेडिट लोन, इस तरह का। नॉन फंडेड जिसमें असली में पैसा नहीं जा रहा, वो तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई तो पैसा देना पड़ जाएगा, जैसे गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, असली में केवल गारंटी दी है बैंक ने, गारंटी मतलब पैसा तो नहीं दिया, केवल गारंटी दी है, गारंटी ब्रीच हो गई तब पैसा देना पड़ेगा वो तो, ठीक है ना। तो फंडेड लोन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड होता है उसके अंदर, नॉन फंडेड के अंदर एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, ठीक है ना। तो बाकी एक टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओडी, लिमिट, बिल डिस्काउंट वगैरह, बिल को परचेज करके डिस्काउंट कराना, वो सब। तो एडवांस कितने तरह के होते हैं, एडवांस कंप्राइज, एडवांस कितने तरह के होते हैं, इसको याद करने की ऐसे जरूरत नहीं है, छोटा सा कट मार दो, ठीक है। कुल मिला के बाहर वालों को पैसा दिया, अंदर वालों को पैसा दिया, तो रिस्क मैनेज हो गई, रिस्क मैनेज हो गई। बाहर वालों को पैसा मतलब ये वाला, अंदर वाला मतलब बैंक का खुद का स्टाफ, तो रिस्क मैनेज हो गई। तो टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डीडी, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डीडी, टर्म लोन और कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डीडी, ये सीसी और ओडी तो सेम ही होते हैं ना एक तरह से, मतलब ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ तुमको। तो टर्म लोन और सीसी ओडी हो गए, ये बाहर वालों को पैसा दिया, अंदर वालों को स्टाफ लोन को ही पैसा दिया, अंदर वालों को, तो रिस्क मैनेज हो गई, रिस्क बेयरिंग जो भी रिस्क शेयरिंग बेसिस पे, ठीक है। बिल डिस्काउंट परचेस करना। लीगल रिक्वायरमेंट अब एग्जैक्ट याद तो नहीं कर सकते कि डिस्क्लोजर कैसे कैसे क्या क्या बैंक को देने, एक बार देख लो, शायद एमसीक्यू में आ जाए। तो डिस्क्लोजर में क्या देते हैं, एक तो बीसीडी, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं हो सकते, इन ट्रिक पे मत जाना, मैंने बस बता दिया, कोई बच्चे ऐसे होते नहीं सर हमको याद करने तो कर लो, बाकी एग्जैक्ट ये इतने याद नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ठीक है, कुल मिला के डिस्क्लोजर एक तो देना है इनको फर्स्ट वाला कि बिल परचेज डिस्काउंट कितना करा है, सीसीओडी कितनी थी और टर्म लोन कितने थे, बिल परचेज कितना था, सीसीओडी कितनी थी, मतलब बाहर वालों को जितना भी लोन लिया कुल मिला के वो सारा का सारा इनको यहाँ पे बताना है। दूसरा होता है कि टेंजिबल एसेट से कितने लोन सिक्योर है, बैंक की गारंटी से कितने लोन सिक्योर है और बाकी अनसिक्योर कितने हैं। टेंजिबल एसेट से कितने सिक्योर है, बैंक की गारंटी वगैरह से कितने सिक्योर है, बैंक के गवर्नमेंट गारंटी से, और अनसिक्योर कौन कौन से, ठीक है ना। ये हो गया। फिर एक एडवांस इन इंडिया, जो इंडिया में एडवांस दिया और एक आउट ऑफ इंडिया एडवांस दिया। इंडिया में मेन काम चलता है बीपीओ का आजकल, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स जो होता है ना, इंडिया में तगड़ा आउटसोर्सिंग धंधा है, तो बीपीओ इंडिया में तगड़ा है, बीपीओ
नहीं पी ऊपर गया वैसे, चलो 2 पी हो गए वैसे कुल मिला के। बैंक, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और अदर। बैंक, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और अदर। बैंक को कितना, बैंक ने बैंक को कितना लोन दिया, बैंक ने पब्लिक सेक्टर को कितना लोन दिया, बैंक ने प्राइवेट सेक्टर को कितना लोन दिया और अदर को कितना लोन दिया। आउटसाइड में बॉब्स, आउटसाइड में बॉब्स, आउटसाइड में बॉब्स, आउटसाइड में बॉब्स, BOBS, BOBS। तो बी से बिल परचेज डिस्काउंट कितना कराया, सिंडिकेटेड लोन। ओ से अदर्स, बी से बिल परचेज कितना कराया, ओ से अदर, वापस एक ड्यू, बैंक ने बैंक को कितना लोन लिया, एक बैंक ने दूसरे बैंक को कितना लोन दिया, बिल परचेज डिस्काउंट कितना कराया, ओ से अदर, एस से सिंडिकेटेड लोन, एस से सिंडिकेटेड लोन्स। ये उसने सीसीओडी का क्वेश्चन है कि सीसीओडी क्या होती है कुल मिला के। सीसी वर्किंग कैपिटल गारंटी, वर्किंग कैपिटल के लिए मिलती है, और नीचे आ जाएंगे सब पॉइंट। तो क्लासिफाई और एडवांस को और कैसे क्लासिफाई कर सकते हो आप, सेक्टर वाइज। कभी कभार होता है कि आरबीआई बोलता है कि आपको कुल मिला के इतने सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर है एग्रीकल्चर को, आपको बोल दिया किसी को कि एग्रीकल्चर को तुम्हें कम से कम 50 करोड़ का लोन देना पड़ेगा, एमएसएमई को इतना लोन देना पड़ेगा। तो कुछ सेक्टर वाइज आरबीआई गाइडलाइन निकाल देता है कि इनको आप एग्रीकल्चर वालों को लोन दो, इतनी इनकम कम वालों को लोन दो, और उन पे कम इंटरेस्ट लगाओ, उन पे इंटरेस्ट कम लगाओ। तो कुछ गाइडलाइन देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर्विस चार्जेस तुमको उन पे कम लगानी है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, हाउसिंग लोन, इस तरह का उनको टारगेट दे देता है, इतने तो देने ही देने। सिक्योरिटी वाइज की एक, आप जब भी लोन देते हो, सिक्योरिटी भी लोन लेते हो, तो आपको आपका बैंक अपने चाचा जी का तो है नहीं अपने, ठीक है ना, तो अपन को उनको कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, अपन को कोई गिरवी कुछ चीज रखनी होती है। प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, कोलेटरल सिक्योरिटी होती है। जैसे प्राइमरी सिक्योरिटी थी मेन, जिससे आप असेट, जैसे आप घर खरीद रहे हो तो घर आपका प्राइमरी सिक्योरिटी हो गया, घर के लिए लोन लिया, घर आपका प्राइमरी सिक्योरिटी हो गया। पर केवल घर से काम नहीं चलेगा, एक एडिशनल कुछ और दो, तो बीवी के आपने गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह दे दिया, गर्लफ्रेंड की गोल्ड की ज्वेलरी दे दी, बीवी की कौन देगा, चलो ठीक है, नहीं गर्लफ्रेंड की कौन देगा, बीवी की दे दी, चलो हाँ ठीक है। तो वो आपने गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह दे दी, आपने गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह जमा करा दी, और साथ में आपने एक बार कोई गारंटी दिला दी किसी बंदे से, स्टॉक गिरवी रखा दिया, कोई दूसरी लैंड हाउस दूसरा था वो भी गिरवी रखा दिया, वो एडिशनल सिक्योरिटी और भी दे दी। एक तो प्राइमरी सिक्योरिटी जो बैरियर लेता है कि मेन प्रिंसिपल सिक्योरिटी की, बैंक फाइनेंस मिलेगा उसको इस प्रिंसिपल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मैं घर खरीदना था तो घर उसकी प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई। एडिशनल सिक्योरिटी कोई भी होगी, गारंटी दिला दिया, गोल्ड दिला दिया, गुड्स, स्टॉक, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, थर्ड पार्टी की गारंटी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सिक्योरिटीज वगैरह कुछ भी दे दी। अब क्रिएशन सिक्योरिटी किस किस तरह से बन सकती है, टेंजिबल, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले ये देखो, ये मूवेबल के लिए होगा, ये नॉन मूवेबल के लिए होगा। तो पहले तो मूवेबल, इमूवेबल। मूवेबल के लिए मॉर्गेज की, जैसे ना मॉर्गेज के अंदर कि आपने घर रखा, घर आपने गिरवी रखा है, तो घर तो अपने पास ही रहेगा ना, घर रहेगा तो अपने पास ही, बस घर के कागजात उनको देके आ जाओ, घर के कागजात उनको देके आ जाओ। तो कागजात देने में भी, मतलब जो घर के टाइटल डीड है उसमें भी 2 केस होते हैं, एक होता है रजिस्टर मॉर्गेज और एक इक्विटेबल मॉर्गेज। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात चल रही है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है मॉर्गेज। तो एक होता है रजिस्टर मॉर्गेज, जिसमें मैंने वो घर के कागज बैंक के नाम कर दिया, एसबीआई बैंक के नाम कर दी, ठीक है। और इक्विटेबल मॉर्गेज मतलब मैंने बैंक के कागज उसके नाम नहीं करा, मतलब उसके नाम पे घर नहीं रख दिया, मैंने क्या करा, नाम पे घर नहीं करा उसको केवल वो मेरे नाम की कागज उसको दे के आ गया, उसके पास दे के आ गया, ताकि मैं कभी घर बेच ना पाऊं उसकी परमिशन के बिना, ठीक है ना। तो मैंने रजिस्टर करा दिया इंस्ट्रूमेंट को मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, और ये केवल मैंने मियर डिलीवरी दे दी उसको टाइटल डीड की। अब ये आ गया यहाँ पे, ये था इमूवेबल प्रॉपर्टी, नीचे के 2 है मूवेबल प्रॉपर्टी। फर्स्ट है प्लेज, फर्स्ट है प्लेज, जिसके अंदर पोजीशन है ना, मेरे पास गुड्स वगैरह थे या कुछ भी था, गुड्स था, गोल्ड था, गोल्ड की ज्वेलरी मैंने उसी को दिया, गोल्ड की ज्वेलरी उसको देके आया, मैं उसको देके आ गया, उसके अगेंस्ट लोन ले लिया, उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। हाइपोथेटिकेशन में मैंने उसको ज्वेलरी देके नहीं आया, मैंने खुद के पास ही रखी। मतलब ज्वेलरी का एग्जाम यहाँ पे ले लो, तुमने कार ली, कार मूवेबल प्रॉपर्टी में कार है, तुमने कार खरीदी, उसका पोजीशन मेरे पास ही रखा, उसका पोजीशन मेरे पास ही रखा, ठीक है ना। बस वहां पे मैंने एक चार्ज क्रिएट करा दिया एग्रीमेंट पे लिख के कि हाँ भाई कभी मैं लोन नहीं चुका पाया तो कार पे बाद में कब्जा इसका हो जाएगा, तो वो मेरे पास ही रहा वो वाला, तो वो हाइपोथेटिकेशन हो गया। प्लेज में मैंने उसके पास ही वो करंट असेट रखी, मतलब जो भी असेट थी, हाइपोथेटिकेशन में मैंने खुद के पास रखी हुई थी। ओनर तो दोनों केस में मैं ही रहूंगा, बस एक एग्रीमेंट होता है कि अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो तू हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने बेलमेंट और डिलीवरी गुड्स उसको दे दी थी मैंने यहाँ पे। ओनरशिप तो हालांकि मेरी रहेगी, प्लेजर की मेरी रहेगी। ये इक्विटेबल चार्ज है जो मैंने फेवर लैंडिंग बैंक को दे दिया, ठीक है ना। ओनरशिप और पोजीशन दोनों नहीं दी मैंने बैंक को। पीरियोडिकली अब मुझे स्टेटमेंट क्वांटिटी वैल्यू का देना पड़ेगा, लाइक अगर मैंने स्टॉक के लोन लिया तो स्टॉक मुझे बताना पड़ता है ना ड्राइंग पावर के लिए कि इतना मेरा हर क्वार्टरली, हर मंथली इतना मेरा क्वांटिटी एंड वैल्यू इतनी बची है स्टॉक की। असाइनमेंट की मेरे कोई मेरे पास एक्शनेबल क्लेम था, जैसे डेटर, मैं किसी से पैसा मांगता था तो मैंने बोला कि अब मैं इससे पैसा मांगता हूं, बैंक भाई आप एक काम करो, ये वाला आप रख लो, ये वाला डेटर जो मेरा डेटर है ना ये आप रख लो, आप इससे पैसा ले लेना, आप इससे पैसा ले लेना। तो वही कि ट्रांसफर कर दिया मैंने, कोई मेरा फ्यूचर डेट या मेरी कोई राइट था, किसी पैसा लेने का राइट था, वो मैंने दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं इसको। या फिर एलआईसी की पॉलिसी, एलआईसी भी तो मेरी मैच्योर होगी जब एक टाइम पे, तो मेरे को पैसा मिलेगा, मैंने उसके नाम कर दिया। सेट ऑफ कि भाई एक बैंक वाला और दूसरा, मतलब सेम बैंक होना चाहिए, मतलब एचडीएफसी का एचडीएफसी,
सेम बैंक होना चाहिए, एचडीएफसी की बात करते हो तो एचडीएफसी होना चाहिए, सेम बैंक का, सेम पर्सन का, सेम बैंक सेम पर्सन सेम कैपेसिटी में अगर अकाउंट है उसका, कि उसका एक एचडीएफसी की ब्रांच, एक ब्रांच 1 में अकाउंट है उसका, एक ब्रांच 2 में अकाउंट है, मेरा सेम पर्सन का सेम कैपेसिटी में, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर ही, तो बैंक क्या करेगी कि बैंक 1 तो मेरे से पैसा मांगती है, बैंक 2 से मैं पैसा मांगता हूं, मतलब एक जगह मेरा लोन है, एक जगह मेरी डिपॉजिट है, तो क्योंकि सेम बैंक था और सेम पर्सन हूं, मैं भी सेम पर्सन हूं, तो उन्होंने ना वो सारी ब्रांचेस को एक ही मान के पैसा एडजस्ट कर देती है कि इधर तू लोन, इस वाली ब्रांच ने मुझे लोन दे रखा है, इस जगह मेरा डिपॉजिट है, इस जगह मेरा डिपॉजिट, दोनों को एडजस्ट करके पैसा रिकवर कर लेगी, तो सेटअप हो गया, वो सेटअप हो गया। राइट ऑफ ए क्रेडिटर टू एडजस्ट द डेबिट बैलेंस अगेंस्ट द क्रेडिट लाइंग इन द अनदर वन। ठीक है, इस सारी ब्रांच को एक सिंगल एंटिटी मानेंगे। लीन तो एक नॉर्मल होता है कि कोई भी अगर मैंने कभी भी कुछ पैसा नहीं दिया तो बैंक वाले मेरा घर वगैरह में आके कुछ भी चीज को लीन करके उठा के ले जा सकते हैं। अब अपना चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन एडवांस का क्या होता है, या तो स्टैंडर्ड लोन होगा या एनपीए लोन होगा। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड या फिर एसएमए, स्टैंडर्ड रेगुलर या फिर एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट। एनपीए के अंदर सब स्टैंडर्ड आउटफुल और लॉस, सब स्टैंडर्ड आउटफुल और लॉस। अब कैसे बताया अपन यहाँ पे, उस पे ही चले पहले। चलो इस पे बाद में आते हैं, इस पे बाद में आते हैं, इस पे मतलब वहाँ पे आएंगे कोई दिक्कत नहीं इस पे। तो अभी कुल मिला के ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कुल मिला के वो होता है कि मतलब अभी तक 90 डेज एनपीए कब बनता है, एनपीए अपन को पता है ना 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो गया, मतलब 90 डेज से ज्यादा का अगर लोन की ड्यू डेट थी वो 90 डेज से ज्यादा हो गया, मतलब ड्यू डेट के बाद मतलब ओवरड्यू हो गया, तो 90 डेज से ज्यादा होती है पहले वो एनपीए बन जाएगा। पर जिस दिन भी ड्यू डेट हुई, अभी पर नीचे ध्यान से समझाऊंगा मैं तुमको, जिस दिन भी ड्यू डेट हुई मतलब आप ये समझ लो एक बार चलो कि यहाँ पे इसकी ड्यू डेट आ गई थी, यहाँ पे इसकी ड्यू डेट आ गई थी, तो भी मैंने रुका कि उसने यहाँ पे पैसा नहीं दिया, तो भी मैंने रुका कि चलो 90 डेज निकाल लो, 90 डेज निकाल लो, इस जगह वो एनपीए हुआ। तो बीच का जो पीरियड है ना, बीच का जो पीरियड था उस वक्त ओवरड्यू तो हो ही चुका था, तो उस बीच के पीरियड में अपन एसएमए बनाते हैं, उसको बोलते हैं एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट, ताकि बैंक को पता रहे कि यार ये ऑलरेडी रिस्की हो चुका है, ये वाला लोन ऑलरेडी रिस्की हो चुका है। ठीक है ना, तो एसएमए अपन जनरली इसको बनाते हैं कि साइन, वो एक साइन दे देता है स्ट्रेस का कि ये वाला आपका वैसे भी रिस्की हो चुका है, पर अभी तक एनपीए नहीं बना है, नॉट येट बीन क्लासिफाइड एज एनपीए, ताकि टाइमली बैंक एक्शन ले ले उससे पैसा रिकवर कराने के लिए। एनपीए क्या होता है, वही भाई कि अगर कोई भी 90 डेज से ज्यादा पैसा मेरा ड्यू हो गया, ड्यू डेट आ गई उससे 90 डेज से ज्यादा ग्रेटर देन 90 डेज हो गया, तो चाहे वो इंटरेस्ट हो लोन का या फिर प्रिंसिपल अमाउंट है, 90 डेज से ऊपर पहुंच गया, मैं पैसा मांगता था ये ढोकले से इस जगह पे, मतलब यहाँ पे मांगता था उससे पैसा, यहाँ पे मांगता था, उसने 90 डेज हो गए, 90 डेज हो गए, तो अब यहाँ पे जैसे 90 डेज से ज्यादा हुआ ना, मतलब सेम डे हो जाएगा वैसे तो एक तरीके से 90 डेज से पर ज्यादा जैसे हुआ ना वो, तो वैसे ही उस दिन मेरा वो एनपीए कहला जाएगा, उस दिन क्या कहला जाएगा, एनपीए बन जाएगा वो। तो एनपीए के अंदर एक तो वो हो जाता है कि टर्म लोन है तो चाहे इंटरेस्ट बाकी है इंस्टॉलमेंट बाकी है कुछ भी ओवरड्यू हो गया 90 डेज से ज्यादा, तो बिल परचेस करा मैंने किसी से, कि मैंने बिल परचेस करा कि कोई मेरे को बिल देके चले गया था कि आप मेरे को अभी पैसे दे दो इस बिल के, आप बाद में मेरे डेटर से लेते रहना, ठीक है ना, आप पर वो डेटर मेरे को दे ही नहीं रहा, कुल मिला के वो भी ओवरड्यू हो गया 90 डेज से ज्यादा, वो हो गया। एक और होता है इसमें आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर जो जनरली होता है सीसीओडी के केस में, किसके अंदर है, सीसीओडी के केस के अंदर। आउट ऑफ ऑर्डर सीसीओडी के केस के अंदर कैश क्रेडिट ऑर्डर लिमिट नहीं होती कि लिमिट होती है, ये एक तरह से जब आपको पैसा निकालना हो दे दो निकालो, जब आपको डालना हो डालो, ये किसके बेसिस पे होती है, ड्राइंग पावर जो जनरली मिलती है, अपन नीचे पढ़ेंगे अपन, आपने पढ़ा हुआ होगा ना, रिवीजन चल रहा है, ड्राइंग पावर के बेसिस पे होती है कि आपके पास कितना स्टॉक है, आपके पास कितनी करंट असेट है, कितना डेटर है, उसके हिसाब से आपकी ड्राइंग पावर या फिर सैंक्शन लिमिट, ड्राइंग पावर या फिर आपकी जो ओवरऑल सैंक्शन लिमिट निकाली है, विच एवर इज लोअर, तो उस हिसाब से आपकी ड्राइंग पावर निकाली एक तरीके से समझ लो 5 करोड़ की, तो कोई भी बंदा मैक्सिमम आपको 5 करोड़ का ही आपको सीसी लिमिट वगैरह देगा। तो कभी भी आपका ऐसा हो गया ना कि आपने जो पैसा निकाला हुआ है, आपने जो पैसा निकाला है, 5 करोड़ की लिमिट थी आपकी, उस बैंक से 5 करोड़ ही विड्रॉ कर सकते थे, पर आपने 5 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ मार लिया तो आप एक आउट ऑफ ऑर्डर कहला जाओगे। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब आप एनपीए कहला जाओगे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है ना सीसीओडी में आपका वो एक्सेस है, सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर विच एवर इज लोअर लगता है यहाँ पे हमेशा, तो इससे आपका एक्सेस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक्सेस है, या फिर माना लिमिट में पर आपने बैलेंस शीट डेट के जस्ट पहले के 90 डेज, बैलेंस शीट डेट के जस्ट पहले के 90 डेज तक कोई भी पैसा उसमें जमा कराया है नहीं, केवल निकालते जा रहे हो सीसीओडी वाले अकाउंट से, निकालते जा रहे हो पैसा, निकालते जा रहे हो, तो देयर इज नो क्रेडिट कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज एज ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट से 90 डेज में पैसा। या फिर आपने पैसा डाला भी
पैसा आपने कभी भी पूरे साल में पैसा डाला भी, पर आपने इतना कम डाला पैसा कि वो जो सीसीओडी का इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा था ना, जो बैंक ने चार्ज करा इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो भी कवर नहीं हुआ उस पैसे से। मतलब आप इंटरेस्ट एक्सपेंस जितना पैसा भी नहीं डाल पाए, आपने जो पैसा डाला वो इंटरेस्ट एक्सपेंस से भी कम था उस टाइम के। तो इंटरेस्ट जितना इंटरेस्ट डेबिट हुआ ना, उतना भी आपने पैसा नहीं डाला। तो इन तीनों में से कोई भी केस हो गया, आपने एक औकात से ज्यादा विड्रॉ कर रखा है, या फिर 90 डेज तक बैलेंस शीट के 90 डेज का आपने कोई पैसा डाला ही नहीं, या फिर आपने पूरे साल में कोई पैसा डाला तो सही पर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कवर नहीं हो पा रहा, तो आउट ऑफ ऑर्डर खेला जाएगा अपनी 3 केस के अंदर। और आउट ऑफ ऑर्डर हुआ तो एनपीए खेला जाएगा। आउट ऑफ ऑर्डर हुआ मतलब एनपीए खेला जाएगा। ये यही क्वेश्चन है। सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर 80 लाख 1 करोड़ है, तो विच एवर इज लोअर में 80 लाख का एक पावर है, आउटस्टैंडिंग 75 लाख है, मतलब ठीक है औकात के अंदर है। पर डेबिट, जो इंटरेस्ट डेबिट करा बैंक ने 3.5 का था, पर आपने जो पे करा ना क्रेडिट जितना करा बुक्स में 2.5 लाख ही था। मतलब आपने इतना कम पैसा डाला कि इंटरेस्ट भी कवर नहीं हो पाया, तो एनपीए हो गया। अब ये देखो अपन वो पढ़ रहे हैं, ये ड्यू डेट है, ये यहाँ पे बैंक की ड्यू डेट है कि यहाँ पे लोन देना है, यहाँ पे उसको लोन ड्यू डेट आ गई कि यहाँ पे तुझे लोन चुकाना है, पर उसने ना ड्यू डेट के बाद भी उसने पैसा नहीं दिया, तो ड्यू डेट के बाद 90 डेज तक देखते हैं, 90 डेज तक देखते हैं, 90 डेज तक नहीं दिया उसने पैसा तो एनपीए बना देते हैं। तो ग्रेटर देन 90 डेज होते ही पहले वो एनपीए बन जाता है। पर इसके पहले अपन बनाते स्पेशल मेंशन अकाउंट एसएमए कि ड्यू होते ही पहले 0 से 30 डेज, क्या होगा सर 0 से 30 डेज, 0 से 30 डेज, ये कहलाता है एसएमए 0, ये कहलाता है एसएमए 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। फिर 31 से 90 डेज, 31 से 60 डेज, सॉरी 31 से 60 डेज, ये कहलाता है एसएमए 1 डी होने के बाद 31 से। फिर उसके बाद 61 से 90 डेज, ये कहलाता है एसएमए 2, एसएमए 2। तो सर ये यहाँ पे इतना तो एसएमए 1 एसएमए 2 एसएमए 0 1 2 हो गया। फिर जैसे एसएमए 2 खत्म हुआ 90 डेज खत्म हुए, यहाँ पे उसके बाद भी पैसा नहीं दिया उसने, तो उसको एनपीए मान लेते हैं। एनपीए मान लिया, एनपीए मानने के बाद अब एनपीए रह गया, अगर वो लोन 12 महीने तक एनपीए रह गया तो उसको सब स्टैंडर्ड मान लेंगे। 12 महीने तक तो उसको क्या मानेंगे, 12 महीने तक वो रह गया तो उसको सब स्टैंडर्ड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एनपीए 12 महीने तक रह गया तो उसको सब स्टैंडर्ड मान लेंगे। और सब स्टैंडर्ड अगर वापस से 12 महीने तक रह गया तो उसको डाउटफुल मान लेंगे। सब स्टैंडर्ड वापस से डाउटफुल डेट में रह गया तो उसको वापस से डाउटफुल मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। क्लासिफिकेशन हमेशा रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस पे होता है कि उसने मुझे पैसा दिया नहीं दिया, उसने चाहे उसने मुझे पैसा नहीं दिया पर उसकी सिक्योरिटी पड़ी, मेरे पास सिक्योरिटी पड़ी, इररिलेवेंट पॉइंट है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उसकी कोई सिक्योरिटी, उसने पैसा नहीं दिया ना मुझे लोन की इंस्टॉलमेंट, कुल मिला के एनपीए कहलाएगा। एनपीए हमेशा बोरोवर वाइज होता है, फैसिलिटी वाइज नहीं होता है सर। मतलब अगर किसी एक बंदे ने, उसका नाम था पप्पू, उसका नाम था पप्पू ने सेम बैंक से, सेम बैंक की बात हो रही है, बाकी बैंकों की बात नहीं हो रही। एचडीएफसी तो एचडीएफसी अपना देखेगी, एसबीआई अपना अलग से देखेगी, सेम बैंक की बात कर रहा हूं मैं, अपनी एचडीएफसी की बात कर रहा हूं अभी केवल, ठीक है ना, केवल एक बैंक। एचडीएफसी को एसबीआई से कोई मतलब नहीं, एसबीआई को बीओबी से कोई मतलब नहीं है, सब बैंक अपना अपना देखेगी। तो पप्पू ने एक सेम बैंक से एचडीएफसी से 3 लोन ले रखे थे, कार लोन, हाउस लोन, सीसी लिमिट सब कुछ ले रखी थी, ठीक है ना। कार लोन में उसने डिफॉल्ट कर दिया, हाउस चकाचक, हाउस का लोन चकाचक पे कर रहा था, सीसी लिमिट चकाचक पे कर रहा था, वो केवल कार लोन में डिफॉल्ट करा और वो एनपीए हो गया। तो भाई ऐसा बोलता है कि अगर एक में आपका डिफॉल्ट हुआ, एक एनपीए बना, तो हम सब कुछ एनपीए मान लेंगे, बोरोवर वाइज सब कुछ एनपीए, आपके तीनों लोन एनपीए मान लेंगे, ठीक है ना, तीनों लोन एनपीए मान लेंगे। फिर उसके बाद सर अपन ने जो पढ़ा सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस, इनका मतलब क्या है, ये अपना मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इसका अपन को प्रोविजन बनाना पड़ता है क्लासिफिकेशन से। अब जैसे सब स्टैंडर्ड हुआ ना, जैसे सब स्टैंडर हो गया, ये यहाँ पे सब स्टैंडर्ड हो गया, तो अपन को 15% का प्रोविजन बनाना है, 15% का प्रोविजन बनाना है यहाँ पे लोन पे 15% का। डाउटफुल हुआ तो डाउटफुल देखो, अपन क्या करा, एनपीए हुआ, एनपीए के 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड हो गया, 12 महीने उसके बाद वो सब स्टैंडर्ड, 12 महीने सब स्टैंडर्ड भी रह गया तो डाउटफुल हो गया। अब डाउटफुल अगर वो 1 साल डाउटफुल है, अगर 1 ईयर डाउटफुल है, या फिर वो 1 ईयर प्लस 2 ईयर, मतलब सेकंड एंड थर्ड ईयर डाउटफुल है, सेकंड थर्ड, या फिर थर्ड से भी ज्यादा है, फिर थर्ड से भी ज्यादा, तो 15-25 यहाँ पे बनेगा। फर्स्ट ईयर डाउटफुल में 25%, सेकंड एंड थर्ड ईयर डाउटफुल में 25-40%, और 3 साल से भी ज्यादा, मोर देन थर्ड ईयर, तो यहाँ पे 100% का डाउटफुल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 100% का डाउटफुल बन जाएगा। 25-40-100, 25-40-100, यहाँ पे 15-25-40 कैसे आएगा ना, 15-25-40, 15-25-40, 15-25-40, 15-25-40, 15-25-40, 15-25-40। तो डाउटफुल अगर 1 ईयर तक है तो 25, सेकंड एंड थर्ड ईयर वापस 40, और 3 साल से भी ज्यादा डाउटफुल रह रहा है वो, तो 100 ईयर, तो 100% डालना। तो ये बात हो रही थी इस जगह, यह बात हो रही थी अनसिक्योर लोन की, सॉरी सिक्योर लोन की, कौन सी, सिक्योर लोन की। अगर यही अनसिक्योर होता, जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो ये वालों को इग्नोर कर दो, जैसे ही डाउटफुल हुआ 100% प्रोविजन बना लो पूरे पे 100%। अगर अनसिक्योर है तो, कुछ लोन सिक्योर है कुछ अनसिक्योर है, तो तोड़ो, कितना सिक्योर है, सिक्योर पे इस हिसाब से बनाओ, जितना अनसिक्योर है उस पर 100% बना लेना, डाउटफुल होते ही पहले, डाउटफुल होते ही पहले।
तो वो ये 15%, बाकी D1 D2 D3 वो 1 साल तक 1 से 3 साल 25 40 25 40 ही था लिखा था ना मैंने, हाँ 25 40 15 25 40 15 25 40 15 25 40 और अनसिक्योर होता तो पूरा का पूरा यहाँ पे डाउटफुल के केस के अंदर पूरा का पूरा 100% होता। और एक लॉस असेट होती है, कभी भी कोई ऑडिटर इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर बोल दे या फिर आरबीआई बता दे, आरबीआई बोल दे कि ये आपका लोन खराब है, इसका पैसा नहीं आएगा, तो उसको 100% राइट ऑफ मार दो, राइट ऑफ। यहाँ पे तो उड़ा ही दो, वहां पे अपन प्रोविजन बना रहे हैं, यहाँ पे तो राइट ऑफ ही कर दो, असेट ही खत्म कर दो। तो अब यही था, इसके अंदर ये था 50 लाख की सिक्योरिटी थी, लोन था तुम्हें 50 लाख का लोन था, 40 लाख की सिक्योरिटी थी, 50 लाख का लोन था, 40 लाख की सिक्योरिटी थी। जो D1 कैटेगरी में आते थे D1, तो D1 में कितना बनता है 25%, पर 25% बनेगा सिक्योर का, मतलब 40 लाख का तो बनेगा 25% और जो रिमेनिंग 10 लाख है उसका बनेगा 100%, तो वही 25 लाख का 25% ऑफ 40 लाख है 100% ऑफ 10 लाख, तो 20 लाख का प्रोविजन बनेगा। अब कुछ स्पेशल पॉइंट, अकाउंट कभी भी रेगुलराइज हो गया, पहले एनपीए में क्या होता है, एनपीए के अंदर जनरली बैंक अक्रूड बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज करता है, पर एनपीए के अंदर बैंक जब तक पैसा आ ना जाए, जब तक अपने पास इनकम रिसीव ना हो जाए, तब तक अपन को उसको उस पे इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, ठीक है ना, उसको इनकम को। अब अगर कोई भी बैंक के अंदर कभी भी ऐसा हो जाए कि जस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट के आसपास ही रेगुलराइज हो गया अकाउंट, तो वो रिस्की अकाउंट होता है। जनरली बैंक मैनेजर क्या करते हैं, बैंक मैनेजर क्या, अगर एनपीए ज्यादा दिखाता है ना ब्रांच में, तो उसको बहुत बोलते हैं, उसको डांटते हैं कि तूने एनपीए तेरी ब्रांच में इतने कितने हो रहे, तू इनसे पैसा रिकवर नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि वो उसके जो लोन लेने वाला है डिफॉल्टर, उसको बोलता है सर एक काम करो, आप इस लोन को चुकाने के लिए मैं आपको दूसरा लोन देता हूं, इस लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन देता हूं, तो ये वाला एनपीए था ना, ये वाला एनपीए, उसने दूसरा लोन दे दिया और उस दूसरे लोन से इसको चुका दिया, तो ये एनपीए यहाँ पे सही हो गया, ये एनपीए यहाँ पे सही हो गया, एक लोन एनपीए चल रहा था, इसने दूसरा लोन दे दिया, दूसरे लोन से इसको चुका दिया, तो ये लोन सही हो गया, ठीक है ना। तो जनरली ऐसा नहीं चलेगा, ये डीम्ड एनपीए माना जाएगा, क्या माना जाएगा, डीम्ड एनपीए माना जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं चलेगा। और या फिर कभी कभार होता है कि कभी टेम्परेरी चीजें अरेंज कराता है, टेम्परेरी क्रेडिट अरेंज करा देता है कि एक बार के लिए लोन दे दो, वापस से आप मुझे रीपे कर देना, एक बार के लोन लो वापस से रीपे कर लेना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं चलेगा कि मतलब ईयर एंड पे यहाँ पे हुआ, ईयर एंड पे एनपीए नहीं दिखाना था उसको, क्या ईयर एंड यहाँ पे था, ईयर एंड पे एनपीए नहीं दिखाना था, तो ये लोन को यहाँ पे एक नई क्रेडिट फैसिलिटी न्यू वाली दे दी, न्यू वाली दे दी, तो ये फिर खत्म, एनपीए नहीं रहा ना, तो अच्छा स्टैंडर्ड असेट हो गया। फिर यहाँ पर वापस जो नया वाला फैसिलिटी दी थी उसको रीपे करा दी, यहाँ पे नया वाला पैसा उसको वापस से रीपे करा दिया, तो कोई एनपीए नहीं रहा, ऐसा नहीं चलेगा, ये फ्रॉड हो गया है तो एक तरह से। कुछ क्रेडिट होती है बैलेंस शीट डेट पे, जिसको ध्यान से देखना पड़ता है, बैलेंस शीट डेट पे इनहेरेंट वीकनेस हो तो उसको एनपीए मानना पड़ता है आपको। तो हमेशा फाइनेंशियल ईयर जैसे स्टार्ट, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है ना, तो फाइनेंशियल ईयर का एंड, उसके जस्ट पहले की ट्रांजेक्शन और जस्ट बाद की ट्रांजेक्शन, 31 मार्च के जस्ट पहले की और जस्ट बाद की थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन ध्यान से सैंपल बेसिस पे चेक कर लेना। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस के अंदर ऐसा होता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की इज्जत करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं करते। सेंट्रल गवर्नमेंट की इज्जत कर रहे हैं कि कभी भी उसको जो उसने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवांस, किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है, जो गारंटी अभी तक इन्वोक नहीं, रेपुटेड मतलब टूटी नहीं है वो गारंटी, तो वो गारंटी के केस के अंदर उस लोन पे, जिस भी लोन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, उस केस के अंदर, वो लोन के अंदर आपको कभी भी उसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करना, मतलब एनपीए का क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो एनपीए का प्रोविजन भी नहीं बनेगा। पर जो इनकम रिकॉग्नाइज करनी है ना, एनपीए का क्लासिफिकेशन और प्रोविजन नहीं लगेगा, ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन और प्रोविजन नहीं करना, जहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो क्लासिफाई नहीं होगा तो प्रोविजन भी नहीं बनेगा एनपीए, हमेशा अच्छा मानना है उसको। पर अगर वो एनपीए हो चुका है, मतलब एनपीए हो चुका है पर उसको क्लासिफाई नहीं करा, तो पर इनकम रिकॉग्नाइजेशन लोन होता है ना, इनकम रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म्स, वो तो फॉलो करना है कि जब तक पैसा ना मिले तब तक पैसे इनकम रिकॉग्नाइज मत करना, ठीक है। तो हाँ, माना उसको क्लासिफायर एंड प्रोविजन नहीं बनाना उसका, वो ठीक है, पर इनकम रिकॉग्नाइजेशन तो फॉलो करना ही करना है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट की कोई इज्जत नहीं होती, जैसा नॉर्मल चलता है 90 डेज वाला वही रूल चलेगा। कंसोर्शियम एडवांस कि बहुत सारी बैंक मिलके आप लोन दे रहे, बहुत सारे बैंक मिलके लोन दे रहे हैं, एसबीआई, आरबीआई वगैरह, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी सब मिलकर लोन दे रहे हैं किसी को, उसमें से एक लीड बैंक बन जाता है, जो सबसे बड़ा शेयर होता है जनरली वो लीड बैंक बन जाता है, वही कैलकुलेट करता है इसको कितना लोन देना चाहिए, इसकी ड्रॉइंग पावर कितनी होनी चाहिए, वही उससे डील करता है। जैसे रिलायंस को लोन दिया, तो अब रिलायंस वाला क्या होता है, जो मेन इंस्टॉलमेंट आती है ना, इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट मेन बैंक को देता है। मान लो एसबीआई, एचडीएफसी था मेन बैंक, लीड बैंक, उसके नीचे बहुत सारे बैंक है, यहाँ पे था एचडीएफसी, एचडीएफसी के नीचे बहुत सारे बैंक है, एसबीआई हो गया, बीओबी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, तो जो रिलायंस होगा ना, एचडीएफसी, जो रिलायंस होगा ना, वो अपनी इंस्टॉलमेंट दे देगा एचडीएफसी को, इंस्टॉलमेंट जो भी इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी वो एचडीएफसी को दे देगा, किसको दे देगा, एचडीएफसी को। फिर एचडीएफसी इन सब में बांटता रहेगा, एचडीएफसी इन सब में बांटता रहेगा। अज्यूम करो कि एचडीएफसी ने पैसा ले लिया पर इन बैंकों को नहीं दिया, मतलब रिलायंस से तो पैसा आ गया पर इन बैंकों को अपना अपना शेयर नहीं दिया,
इन बैंकों को अपना अपना शेयर नहीं दिया, इन सब ने मिला के 20% इसने दिया था लोन, 20% इसने, 20% इतने, 40% इसने, सब ने मिला के रिलायंस को दिया। पर सारी की सारी इंस्टॉलमेंट एक बार 100% तो HDFC के पास है। अब मान लो HDFC ने तो पैसा ले लिया था पर इन बैंकों को नहीं दिया, तो भाई HDFC की बुक तो अच्छी रहेगी, मतलब उसके केस में तो स्टैंडर्ड असेट है, पर इन लोगों के केस के अंदर वो क्या हो जाएगा, NPA, क्योंकि माना रिलायंस ने दे दिया HDFC को पर इनके पास तो नहीं आया ना, इनके पास तो नहीं आया ना, तो ये तो NPA बताएंगे। इनको मतलब एक दूसरे से मतलब नहीं है, कुल मिला के इनको अपने पास पैसा आना चाहिए। तो एडवांस करते हैं लोन जब 2 और मोर बैंक जॉइंटली, जो हायर शेयर होता है वो जनरली लीड करता है कंसोर्शियम को। सब अपनी अपनी रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, जिसके पास अपना अपना पैसा आ गया वो स्टैंडर्ड रखेगा, जिसके पास नहीं आया, मान लो SBI के पास भी आ गया, BOB के पास भी आ गया, पर ICICI के पास नहीं आया, तो ये तो स्टैंडर्ड रखेंगे, तीनों के तीनों स्टैंडर्ड असेट बताएंगे। पर ये क्या बताएगा ICICI, ये बताएगा NPA, ये बताएगा NPA। तो मतलब सबको अपना अपना रिकॉर्ड एंड रिकवरी देखना है। ट्रांसफर ऑफ अदर शेयर वही कि कुल मिला के एक जने के पास पहले पैसा आ जाएगा, वो बाकियों को बांट देगा। ड्रॉइंग पावर एलोकेशन जनरली बताया जाता है, जो लीड बैंक होता है वो ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशन करता है और अलोकेट कर देता है ड्रॉइंग पावर की, तुम इतना % पैसा दे देना इसको, तुम इतना % दे देना, तुम इतना % दे देना। पर कभी कभार रिलायंस आके बोल दे कि जो क्लाइंट है वो आके बोल दे कि नहीं नहीं मेरे को SBI से ज़्यादा लेना है, BOB से कम लेना है, तो उसकी बात मान सकते हो। अब कभी भी कोई आप एडवांस ले रहे हो, टर्म डिपॉजिट, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, IVP एटसेट्रा, इन तरह की चीज़ों से, तो इनमें कुछ मार्जिन होती है, सरेंडर वैल्यू होती है कि अगर इनको आज ही बेचा, कि असली में उसकी 5 लाख की वैल्यू अगर 10 साल तक चलाएंगे, पर अगर आज ही बेच दिया उसकी, तो अगर आज ही सरेंडर कर दे इसको, आज ही सरेंडर कर दे किसान विकास पत्र को, तो 3 लाख तो आ ही जाएंगे। तो आज के दिन जो सरेंडर वैल्यू है उसको बोलते हैं मार्जिन, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो जब तक जितनी उसकी मार्जिन पड़ी है, चाहे उसने लोन डिफॉल्ट ही क्यों नहीं करता हो, क्या उसने लोन डिफॉल्ट क्यों नहीं कर दिया, पर जितनी उसकी मार्जिन है मतलब सरेंडर वैल्यू है, जब तक उसकी सरेंडर वैल्यू आ रही है ना उसकी उतनी, मतलब 3 लाख तक की, तो उसको 3 लाख तक को NPA नहीं मानेंगे, चाहे उसने लोन डिफॉल्ट ही क्यों नहीं कर दिया हो। इस केस के अंदर ऐसा होगा कि NSC, टर्म डिपॉजिट, KVP, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये NPA नहीं मानते जब तक इनके पास एडिक्वेट मार्जिन हो, जब तक इनकी एडिक्वेट मार्जिन हो। एग्रीकल्चर एडवांस, कभी कभार कोई बाढ़ वगैरह आ गई, बारिश आ गई, ज्यादा आ गई, तो पहले था कि लोन आपको किसानों को दिया था 1 साल में चुकाना है, पर 1 साल में नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, किसानों के केस के अंदर उनको बोलते चलो आप 1 साल में नहीं चुका पाए, इस पर बारिश आ गई थी, आप अगले 2-3 साल और ले लो, 2-3 साल और ले लो, चलेगा। तो आपने क्योंकि 2-3 साल उनका टर्म लाइफ बढ़ा दिया ना लोन का, तो जो भी नया वाला है ना टर्म, अब वो देखना, उसको NPA मत मानो, मतलब उसको NPA मत मानो। आपने कोई नया लोन दे दिया उसको, एडिशनल लोन दे दिया, या फिर उसका ईयर बढ़ा दिया टेन्योर का, तो जो नए वाला आपने जो कंडीशन लगाई उसके हिसाब से देखो, NPA मत मानो फिर अभी उसको, जो 3 साल और होने दो उसके बाद देखना। एडवांस टू स्टाफ को एडवांस दिया तो आपने, आपको बैंक था, बैंक का स्टाफ था, उसको आपने एडवांस दिया। तो ये 2 कैपेसिटी में, एज ए बैंकर उसने अगर लोन दिया है उसको, एज ए बैंकर की मैं बैंक की हूं, वो नॉर्मल एम्प्लॉय, नॉर्मल कस्टमर मान के लोन दे रहा हूं, तो ये एज एन एडवांस शो हो जाएगा बैंक की बुक्स में, कैसे एडवांस में शो हो जाएगा कि जैसे बाकी कस्टमर को मैं लोन देता हूं वैसे इसको दिया। या फिर मैं अगर स्टाफ, एज ए स्टाफ मान रहा हूं कि नहीं ये तो मेरा एम्प्लॉय था, तो इसको स्टाफ, एज ए स्टाफ लोन दे रहा हूं, उसको कुछ स्टाफ टाइप में दे रहा हूं, ठीक है, उनकी अलग पॉलिसी होती है स्टाफ की, तो ये होगा अदर असेट में शो, ये का शो होगा अदर असेट के अंदर शो होगा। और जब भी आप स्टाफ को लोन देते हो ना, तो इस केस में 90 डेज की लिमिट नहीं लगती NPA वाली के अंदर, इसके अंदर साफ लगता है कि अगर बैंक की क्या हर महीना होता है उसका, कि स्टाफ का बताता है कि आप मेरे अगले महीने से सैलरी से थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट काटते रखना हर महीने सैलरी से। तो जिस भी दिन अगर उसने मना कर दिया कि आप मेरी सैलरी से पैसा मत काटो, या उसने नहीं चुकाया, मतलब जिस भी दिन उसने डिफॉल्ट कर दिया एक तरीके से, जिस भी दिन, उसी दिन से उसको NPA मान लेंगे, इसमें 90 डेज की लिमिट नहीं लगेगी। अगर एज ए बैंकर दिया है तो एडवांस में शो होगा, एज एन एम्प्लॉयर दिया है तो अदर असेट में शो होगा, ठीक है। और क्लासिफाइड एज NPA ओनली व्हेन डिफॉल्ट उसने करा है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट पे उसको NPA मान लेंगे। हाँ, ये क्या है कि सर अगर सिक्योरिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाए, सिक्योरिटी उसने कोई अपन को घर गिरवी दिया था, घर गिरवी माना वो पैसा अपन को लगातार दे रहा है, अच्छा पैसा देता जा रहा है अपन को, मतलब इंस्टॉलमेंट आ रही है, पर जो सिक्योरिटी अपन को देके गया था उसकी वैल्यू बिल्कुल गिर गई, उसकी वैल्यू बिल्कुल गिर गई, आज मैं उसको बेचने जाऊँ ना तो उसने मेरे को सिक्योरिटी जमा कराई, खत्म हो चुकी वैल्यू, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर उसको मानेंगे कि अब वो हो गया भाई, उसकी वैल्यू रख गई, उसने सिक्योरिटी में कोई फ्रॉड हो गया अपने साथ सिक्योरिटी के अंदर। तो अगर सिक्योरिटी की वैल्यू, सिक्योरिटी की जो वैल्यू, जो भी उसकी सिक्योरिटी थी, उसकी वैल्यू कहते हैं लेस देन 50%, मतलब 50% से भी गिर जाए, जो भी सिक्योरिटी की वैल्यू थी ना उसकी, जो अपन ने पहले असेस करी थी, उसकी पहले असेस करी थी, पहले जो भी असेस करी थी सिक्योरिटी की वैल्यू जो भी थी पहले, उससे 50% से भी गिर जाए, कि 50% से भी गिर जाए, कि मानो पहले अपन ने असेस करी थी सिक्योरिटी वैल्यू 100 करोड़ थी, पहले अपन एसेस करी, अब उस सिक्योरिटी की वैल्यू इसका कितना 50%, मतलब 50 करोड़, 50 करोड़ से भी कम, 50 करोड़ से भी कम गिर जाए, तो इस केस के अंदर उसको डाउटफुल लोन मान लो, डायरेक्ट डाउटफुल मान लो, ठीक है,
कि अब उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू 50 से भी गिर जाए, या फिर जो सिक्योरिटी की वैल्यू थी ना, सिक्योरिटी की वैल्यू थी, उसकी वैल्यू मैं अभी निकालूंगा ना, उसकी वैल्यू अभी मैं निकालूंगा, तो वो लोन के जितना मेरा आउटस्टैंडिंग लोन है आज के दिन, जितना मैंने लोन आउटस्टैंडिंग बचा है कि इतना और देना बाकी है, उस लोन का 10% भी कवर नहीं कर पा रहा। जो भी लोन आउटस्टैंडिंग है ना उस दिन, तो उस लोन का 10% भी कवर नहीं हो पा रहा। जो भी आज के दिन आउटस्टैंडिंग है लोन, उसका 10% निकालो। मानो वही 100 करोड़ का एग्जाम्पल ले लो, 100 करोड़ का एग्जाम्पल ले लो, तो 100 करोड़ का लोन आज के दिन आउटस्टैंडिंग है, 10% उसका 10%, उसका 10% कितना हो गया, 10 करोड़, उसका 10। तो जो सिक्योरिटी की वैल्यू आ रही है वो 10 करोड़ से भी कम आ रही है, 10 करोड़ से भी कम आ रही है। यहाँ पे तो क्या सिक्योरिटी को सिक्योरिटी से ही कंपेयर करा कि सिक्योरिटी की वैल्यू 50% से कम हो गई, यहाँ पे सिक्योरिटी की वैल्यू लोन का 10% भी कवर नहीं कर पा रही है। तो दो केस ही हो गए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। तो फर्स्ट केस के अंदर उसको डाउटफुल मान लो, डाउटफुल के हिसाब से प्रोविजन बना लो। D1 था ना 25% या फिर 100% और सिक्योर है, तो वैसे तो यहाँ पे D1 लग जाएगा, ठीक है, वो बना लो। और या फिर अगर रियलाइजेबल है, मतलब कि रियलाइजेबल जो भी उसकी रियलाइजेबल वैल्यू जो भी आ रही है 10% से भी कम आ गई, लोन के 10% से कम, उसको डायरेक्ट लोन असेट मान लो, मतलब 100% राइट ऑफ कर दो, 100% राइट ऑफ कर दो उसको, ठीक है ना। एग्रीकल्चर एडवांस आपने दिया तो जनरली दो में होते हैं, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर होता है, लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए होता है। शॉर्ट टर्म से जवार नहीं, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है, वो तो अपने है भी नहीं कोर्स के अंदर। ये वीट राइस ये होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो बस आपने लोन दिया है, अगर वो शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए है तो आपको एनपीए तब तक नहीं मानना जब तक शॉर्ट टर्म क्रॉप की टू ड्यूरेशन नहीं निकल जाए। कि मतलब मान लो कि राइस के लिए उसने दिया था, राइस शॉर्ट टर्म में आता है अगर एग्जांपल, तो राइस अगर 4 महीने में उगता है तो उसको 2 टाइम दो, 4 + 4 मंथ, मतलब एक क्रॉप को उगने में 4 महीने लगता है, दूसरा एक और दे दो 4 मंथ का एडिशन। तो 2 क्रॉप सीजन तक अगर वो लोन नहीं चुका पाया तो एनपीए मान लेना। और ये लॉन्ग टर्म क्रॉप है, लॉन्ग टर्म क्रॉप, तो लॉन्ग टर्म क्रॉप जो 12 महीने से ज्यादा होती है, जनरली 12 महीने से ज्यादा होती है। जैसे मान लो कि 2 ईयर की थी, तो 2 ईयर का कोई क्रॉप था, तो 2 ईयर मतलब कि, तो अगर उसको एक टर्म, मतलब वो एक टर्म के अंदर एक और पैसा नहीं चुका पहला पाया एक क्रॉप के सीजन में, तो एनपीए मान लेना। तो 2 ईयर में अगर वो पैसा नहीं चुका पाया तो इसको एनपीए मान लूंगा। अब वो भी होता है ना, ये हर स्टेट का अपना अपना एक बैंकर कमेटी होती है, हर स्टेट की एक बैंकर कमेटी होती है, वो बताती है शॉर्ट टर्म क्रॉप या लॉन्ग टर्म क्रॉप है, वो ठीक है। तो लॉन्ग टर्म क्रॉप ओवरड्यू कब कहलाएगा, जब एक क्रॉप सीजन निकल जाए। शॉर्ट टर्म क्रॉप जब 2 क्रॉप सीजन निकल जाए। ड्राइंग पावर, सर ड्राइंग पावर क्या होती है, सीसीओडी निकालने के लिए होती है कि अपन को कभी भी सीसी लिमिट देनी है, ओडी लिमिट देनी है, तो एक ड्राइंग पावर देनी पड़ेगी, ड्राइंग पावर देनी पड़ेगी। जो ड्राइंग पावर जनरली, नीचे मैं क्यों लिखने की मेहनत करूँ, यहाँ पे हो रहा होगा ना, हाँ। तो ड्राइंग पावर जनरली कितने की किसकी निकलती है, कि जनरली स्टॉक और डेटर पे देखते हैं कि आपके पास जितना भी स्टॉक एंड डेटर है, हम उसके हिसाब से उसका कुछ % आपको सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट लिमिट दे देंगे। मतलब आपको उसका लोन दे रहे, जो वर्किंग कैपिटल लोन होता है, डे टू डे कुछ माल परचेज वगैरह करने के लिए। तो आपको उसमें पर जब भी आप लोगे ना, तो 2 पॉइंट निकालना, हमेशा एक स्टॉक लेना। स्टॉक लिया आपने, स्टॉक के अंदर से खराब स्टॉक निकाल दो, खराब स्टॉक निकाल दो, जो भी खराब स्टॉक है, तो खराब स्टॉक है, इस पे क्यों बैंक लोन देगी, इस पे क्यों बैंक लोन देगी, खराब स्टॉक को माइनस कर दो, खराब स्टॉक को माइनस कर दो, ठीक है। और साथ में जिस स्टॉक पे आपने पहले से उधार में माल लिया हुआ है, मतलब जिस स्टॉक पे आपका ऑलरेडी कोई क्रेडिटर पड़ा है, क्रेडिटर एलसी, मतलब आपने ये स्टॉक खरीदने के लिए आपने पहले से कोई उधार में माल पड़ लिया भाई, तो उसका क्रेडिटर माइनस कर दो, स्टॉक में से खराब स्टॉक माइनस कर दो, क्रेडिटर एलसी माइनस कर दो। फिर जो भी स्टॉक की वैल्यू आएगी ना, जो भी स्टॉक की वैल्यू आएगी, उसमें अब मान लो कि तुम्हारी आई 100 करोड़ की स्टॉक की वैल्यू, तो बैंक बोलेगा 100 करोड़ की तुम्हारी स्टॉक की वैल्यू एक तरीके से, तो मैं 100 का 100 ही तुमको थोड़ी ना दे दूंगा, 100 में भी कुछ मार्जिन रखूंगा कि 25% मार्जिन रखूंगा मैं, तो -25% की 25% कम, तुमको 25% कम लोन दूंगा, तो -25 करोड़ करा। अब रिमेनिंग 75 करोड़ का, चलो मैं तुमको इस पे ड्राइंग पावर देता हूँ 75। तो ये स्टॉक का हो गया। सेम वैसे ही डेटर का होता है, सेम वैसे ही डेटर का होता है। डेटर माइनस खराब डेटर, खराब डेटर मतलब वही कि जो डेटर बिल्कुल पैसा दे ही नहीं रहे, उन्होंने बोल दिया कि 90, बैंक अपना अपने हिसाब से बैंक बता देती है, कोई बैंक बोलती है 90 दिन से ऊपर तुम्हारे कोई डेटर है वो वाले, उन पे हम नहीं आपको पैसा देंगे, कोई बोलती है 1 साल से ऊपर वाले उन पे नहीं देंगे। तो जो भी बैंक ने बोला कि ये खराब डेटर है, बैंक बताएगी खुद, तो जो खराब डेटर है वो माइनस कर देना। इसमें क्या क्रेडिटर तो कुछ होते ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसका भी मान लो 100 करोड़ इसका भी आया, इसमें भी बैंक ने माना कि इसमें बोलते कि 50% का मार्जिन रखूंगी, तो -50% करके जो रिमेनिंग 50 करोड़ हुआ उतना आपको लोन दे देगी। तो डेटर प्लस स्टॉक, इसमें से अपन ने क्रेडिटर माइनस करा और खराब स्टॉक माइनस करा, इसमें से खराब डेटर माइनस करें, फिर जो भी हुआ 75 + 50 कितना हो गया, 125 करोड़, इतने की सीसीओडी लिमिट मिल जाएगी। तो ये हो गया ड्राइंग पावर। ये क्या हुआ, ड्राइंग पावर। एक होता है ड्राइंग पावर, एक होता है सैंक्शन लिमिट। क्या होता है सैंक्शन लिमिट? सैंक्शन लिमिट होता है कि
हर एक पर्सन की औकात देख के निकाला जाता है कि इसकी सिविल पावर कितनी है, इसका पैन कार्ड नंबर डालते हैं ना तो एक सिविल पावर आती है कि इसने आज तक जिंदगी में कितने लोन पहले लिए, कितने डिफॉल्ट करा है, इसके पास टोटल कितनी सिक्योरिटी है, घर बंगला कितना है, इसकी इज्जत कितनी है मार्केट में, सब कुछ। तो ओवरऑल एक किसी बोरोवर के लिए निकाल दी कि इसकी टोटल सैंक्शन लिमिट कि चाहे ये सीसी ले ले, ओडी ले ले, नॉन फंड फैसिलिटी ले ले, कुछ भी ले ले, बहुत सारी तरह की लोन फैसिलिटी एक साथ मिला के टोटल हम इसको 100 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं देंगे, 100 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं देंगे। एक सैंक्शन लिमिट एक बंदे की निकाल के रख दी। अब चाहे ड्राइंग पावर यहाँ पे 125 करोड़ आ गई, ड्राइंग पावर 125 करोड़ आ गई, तो विच एवर इज लोअर लेंगे हमेशा, विच एवर इज लोअर, मतलब इसको टोटल 100 करोड़ के अंदर ही रखना है, 100 करोड़ के अंदर ही रखना है इसको, विच एवर इज लोअर रहेंगे। तो सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर, विच एवर इज लोअर, तो वही मीनिंग ये जनरली ड्राइंग पावर निकालते हैं अपन सीसीओडी वगैरह लेने के लिए, लिमिट एक फिक्स कर देते हैं, सैंक्शन कर देते हैं। डिफरेंट फ्रॉम सैंक्शन लिमिट से डिफरेंट होता है सैंक्शन लिमिट, टोटल एक्सपोजर जितना भी सीसीओडी, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट लिमिट, नॉन फंडेड एक्सपोजर इनका। डीपी जो जनरली होता है प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन, जो अपन ने निकाला ना, प्राइमरी सिक्योरिटी थी डेटर और स्टॉक, उसमें से मार्जिन माइनस कर दिया। कंसिडरेशन कुछ ये ध्यान में रखना कि ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट दोनों से कम में होना चाहिए, मतलब दोनों से ही कम उसको लोन देना, ये नहीं कि आपका ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट विच एवर इज लोअर 100 करोड़ आया, आपने उसको, उसने पता लगा उसने 150 करोड़ पैसा निकाला हुआ है, ना ना, फिर एनपी हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। अगर ऐसा कोई केस है तो उसको इरेगुलर मान लेंगे और मैनेजमेंट हेड ऑफिस को बता देना। वो बैंक की क्या ड्यूटी होती है, बैंक की ड्यूटी होती है कि अब जब भी उसका स्टॉक, अब इसके अंदर क्या होता है कि अब जनरली अब आपके पास कभी भी आपने उसको दे दिया कि आज के दिन आपके उसके पास इतना डेटर एंड स्टॉक है, पर अगले महीने स्टॉक एंड डेटर बदल जाएगा, उसकी वैल्यू बदल जाएगी, तो बोलता है कि हर महीने बैंक उससे स्टॉक और डेटर की वैल्यू निकालता है और रिवाइज ड्राइंग पावर कैलकुलेट करता है। अच्छा इस बार दे पास इतना डेटर है, इतना स्टॉक है, अच्छा अगले महीने दे पास इतना स्टॉक डेटर है, हर महीने वो रिवाइज करता रहता है। तो जो भी आप स्टॉक स्टेटमेंट या फिर जिन पे रिलाई कर रहे हो ना, वो जनरली हर महीने नया मंगाओ, हर महीने नया मंगाओ। पर फिर भी कभी कभार होता है कि यार हर महीने कौन देगा आपको, हर महीने कौन बार बार आपको देगा स्टॉक, तो मैक्सिमम आप 3 महीने के अंदर एक बार मंगा लो, मैक्सिमम 3 महीने में एक बार मंगा लो, पर 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब आपने आज इसको कैलकुलेट करी कि ड्राइंग पावर 25 करोड़ आई, तो 3 महीने तक चलेगा, 3 महीने तक चलेगा, 3 महीने तक हमने निकाल लिए, 3 मंथ तक 25 करोड़ की रख लेंगे। पर जैसे 3 महीने खत्म हुए ना, वापस से यहां पर नया स्टॉक स्टेटमेंट, डेटर स्टेटमेंट मंगा के नई ड्राइंग पावर कैलकुलेट करो। अब 25 करोड़ कैरी फॉरवर्ड मत करना। अगर आपने पुराना स्टॉक स्टेटमेंट यूज लिया, मतलब 3 महीने से भी पुराना स्टॉक स्टेटमेंट यूज लिया, तो इररेगुलर कहलाओगे। क्या कहलाओगे? इररेगुलर अकाउंट, जो हेड ऑफिस को बताना पड़ेगा। तो स्टॉक स्टेटमेंट नया मंगाओ, नॉट ऑल्डर देन 3 मंथ्स। ऑडिटर क्या चेक करेगा? ऑडिटर को जनरली चेक करना है, हर सब चीज चेक करना है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, तीनों चीज चेक करनी है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, कि जो भी क्वार्टरली वो रिटर्न लाके देगा, अपने स्टेटमेंट लाके देगा, इतना हमारे पास स्टॉक है, इतना हमारे पास डेटर है, वो चेक करेगा, वो डिटेल में देखेगा। एनुअल रिपोर्ट की, जो भी एनुअल रिपोर्ट होगी बोरोवर की, बोरोवर जिसने लोन लिया, जिसने लोन ले रखा है रिलायंस वगैरह ने, उसके एनुअल रिपोर्ट भी चेक करेगा। मंथली कोई स्टॉक स्टेटमेंट लाके दे रखे तो मंथली भी चेक करेगा, और मंथली देखेगा कि मंथली उसने स्टॉक में उसने लिखा था 5 करोड़ का स्टॉक है, और उसका जो असली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, उसने अपन को सबमिट कितना करा, 5 करोड़ का स्टॉक है, उसने ऐसा लिख के दिया अपन को। पर उसकी जो बोरोवर की बुक्स थी ना, उसमें लिखा होता 3 करोड़ का स्टॉक है, तो उसने झूठ झूठ की बोला। तो वो कंपेयर करेगा मंथली स्टॉक स्टेटमेंट और उसका जो ऑडिटेड अकाउंट है उसको। कंप्यूट, डीपी कंप्यूट कैसे करनी है ड्राइंग पावर? बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गाइडलाइन, जो भी बैंक है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बता देता है कि जनरली तुमको ऐसा ऐसा ड्राइंग पावर ऐसे कैलकुलेट करनी है जनरली। और सन्ड्री क्रेडिटर पे स्पेसिफिक ध्यान रखना, सन्ड्री क्रेडिटर पे स्पेसिफिक ध्यान देना। स्टॉक ऑडिट, जिनका भी लोन, मतलब जिनकी भी सीसीओडी लिमिट 5 करोड़ के ऊपर है, 5 करोड़ के ऊपर है, तो बैंक क्या करती है, एक ऑडिटर रख लेती है, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरली, कि भाई रिलायंस का 5 करोड़ के ऊपर का लोन है, तो तू जा मंथली या ईयरली बेसिस जो भी होता है उनका हिसाब से, तो जनरली ईयरली होता है, ईयरली बेस पे जा, ईयर एंड पे जाके इनका स्टॉक गिन के आ, क्योंकि इसने हमको बताया कि इतना स्टॉक है, असली में झूठ बोल रहा हो तो झूठ, तो एक किसी सीए को बुला के जा रिलायंस का स्टॉक गिन के आ। तो जिसका भी फंडेड एक्सपोजर मोर देन 5 करोड़ होता है, उसकी स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट भी करानी होती है। जनरली लीड बैंक करा लेती है, वो लीड बैंक करा लेती है जनरली, वो लीड बैंक बाकी ब्रांचेस को दे देती है वो रिपोर्ट। ठीक है, ये वही क्वेश्चन हो गया, ये वही हो गया। इसमें कुछ क्या ही कराऊँ, तुम्हारे पेड स्टॉक 90 डेज तक है, तो 90 डेज के जो भी पुराने वाले होंगे, मतलब गंदे डेटर, ये गंदे डेटर माइनस हो जाएंगे इसके अंदर से। 40% मार्जिन है तो 40% माइनस करना पड़ेगा डेटर में से। ये वही होगा, स्टॉक है, इसमें से डैमेज स्टॉक हटा दो, क्रेडिटर अब बचे इतने, इसमें से भी, मतलब उसमें से क्रेडिटर भी हटा दो, फिर बचा कितना, इतना बचा, उसका अंदर मार्जिन हटा दो। डेटर, गंदे डेटर हटा दो, उसमें मार्जिन था 40%, वो हटा दो, फिर रिमेनिंग इतना बचा। चलो, तो ऑडिट ऑफ एडवांस, ठीक है, अब इस पे चलते हैं। हाँ, अपना कितना 100% कवरेज ले रहे हैं अपन यहाँ पे भी यार,
इसके अंदर भी बेशर्मो तुम देख लेना, तुम 2 सेकंड रुक जाओ, पत्थर दिल लोगो, एक चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतनी मेहनत हो रही है, फ्री फास्टैग बेस अवेलेबल होगा, ये हो गया, उसके बाद भी तुम देख के चले जाते हो, चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते, शर्म नहीं आती? टेलीग्राम चैनल में तो तुम जाओगे जाओगे, आप तो फ्री में नोट्स भी मिल जाएंगे, ये भी बहुत से नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ तुम जाओगे जाओगे। बाकी बेशर्मो चैनल सब्सक्राइब कर देना याद से, ठीक है ना? पत्थर दिल लोग इतनी मेहनत करो फिर भी नहीं करते। चलो अब ऑडिट ऑफ एडवांस, एडवांसेस के लिए चेक करना है सर। एडवांसेस के लिए जनरली इन चीजों के लिए एविडेंस लेना है, इन चीजों के लिए एविडेंस उसको लेना होता है, तो इन चीजों के लिए एविडेंस उसको लेना होता है सर। बहुत बेसिक है, आपने कोई बैलेंस शीट ली, बैंक की बैलेंस शीट ली, बैंक की बैलेंस शीट में दिखा कि इन्होंने अच्छा 100 करोड़ का एडवांस दे रखा है, इनका 100 करोड़ का एडवांस दे रखा है, तो बैलेंस शीट देखी अपन ने, तो बस बैलेंस शीट में जैसे अपन ने देखा कि जो भी अमाउंट ड्यू टू बैंक दिख रहा है, जो भी अमाउंट ड्यू टू बैंक दिख रहा है, बैलेंस शीट देखी ना 50 करोड़ के अमाउंट ड्यू टू बैंक, तो जो भी बैलेंस शीट में अमाउंट ड्यू टू बैंक लिख रहा है वो 100 करोड़ का ये ना, मतलब पूरा रिकॉर्ड कर लिया ना, कुछ छूट तो नहीं गया। तो बैलेंस शीट में 100 करोड़ अपन ने देखे, तो अपन क्या देखेंगे, बैलेंस शीट ऑडिट करने के पहले बैलेंस शीट ली, तो बैलेंस शीट में देखा 100 करोड़ दिख रहा है, तो बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट ड्यू टू लोन दिख रहा है, अमाउंट ड्यू टू बैंक दिख रहा है वो पूरा है ना, बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट ड्यू टू बैंक दिख रहा है वो पूरा है ना, उसके लिए सपोर्टिंग देखो, उसके लिए सपोर्टिंग देखो, बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट ड्यू टू लोन दिख रहा है, मतलब 100 करोड़ दिख रहा है, वो पूरा है ना, वो पूरा है ना, उसकी सपोर्टिंग देखो कि लोन देते हो, लोन के डॉक्यूमेंट वगैरह भी होंगे, उसकी सपोर्टिंग देखो, उसकी सपोर्टिंग देखो, और कोई नॉन रिकवरेबल है तो प्रोविजन रहो, नॉन रिकवरेबल तो प्रोविजन रहो। बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट ड्यू टू बैंक दिख रहा है वो पूरा है ना, वो पूरा है ना, नॉन रिकॉर्डेड, मतलब वो पूरा है ना, उसके लोन की सपोर्टिंग देखूंगा, उस लोन की सपोर्टिंग देखूंगा, जो भी स्टार्टिंग में लोन देते हो जो भी लोन डॉक्यूमेंट होंगे, और अगर नहीं मिल रहा है वो लोन वापस से, तो उसकी मेरे को प्रोविजनिंग बनानी पड़ेगी, उसका मेरे को प्रोविजन, उसकी वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी, प्रोविजन बनाने पड़ेंगे आरबीआई के हिसाब से, उसको क्लासिफाइड करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन में को वही था कि स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड वाला उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अमाउंट जो भी बैलेंस शीट में इंक्लूड करा है, जो एज ऑफ डेट बैलेंस शीट डेट पे जो आउटस्टैंडिंग था वो इंक्लूड करा है अपन ने। अमाउंट ड्यू टू बैंक, जो बैंक पैसा मांगती है वो इंक्लूड करा है, ऐसा नहीं कि अपन ने वो लोन किसी को बेच दिया था असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, वो इंक्लूड नहीं करना है अपन को यहाँ पर। नॉन रिकॉर्डेड एडवांस मतलब 100% इंक्लूड हो गए हैं। तो बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट ड्यू टू बैंक दिख रहा है, जो भी बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट ड्यू टू बैंक दिख रहा है वो पूरा है ना, वो पूरा है ना, मतलब कोई भी अनरिकॉर्डेड नहीं है, कोई भी नहीं। अब वो जो भी था उसका मैं उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखूंगा, सपोर्टिंग बैंक डॉक्यूमेंट देखूंगा, अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो प्रोविजनिंग वगैरह क्लासिफिकेशन लगाऊंगा, तो वही वैल्यूएशन देखूंगा, वैल्यूएशन प्रॉपर करी हुई है, प्रोविजन लगाने की जरूरत है क्या उस पर कि पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर कैसे करना है, ये जनरली चेक करना है, जनरली चेक करना। अब वो साई लेगा कैसे, मतलब एविडेंस लेगा कैसे, वो एक तो इंटरनल कंट्रोल पे इवैल्यूएट करेगा, साथ में ये चीजें करके, साथ में ये चीज करके कि भाई वो यूको बैंक का जो ऑडिटर है ना, यूको बैंक का क्या साई लेता है, क्या साई लेता है, मैं तो उससे इंप्रेस हो गया। यूको बैंक का जो ऑडिटर है ना क्या साई लेता है, क्या साई लेता है, मैं तो इंप्रेस हो गया। यूको को बस वीके कर लेना, वीको कर लेना, यूको को बस वीको कर लेना, यूको काट के बस वी कर लेना उसको। तो यूको बैंक का जो ऑडिटर है ना क्या साई लेता है, मैं तो उसका दास हो गया, मैं तो दास हो गया, मैं यूको बैंक का दास हो गया, मैं यूको बैंक का दास हो गया, यूको बैंक का दास होगा, वीको हो गया, वहां पे क्या होगा, वीको होगा। वीको वैलिडिटी अपन को चेक करनी है, रिकॉर्डेड अमाउंट की कंप्लायंस देखना है, आरबीआई नॉर्म से कंप्लायंस हुआ है, ओ से ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, वी से वैलिडिटी, वी से वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डिंग, वी से वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डेड अकाउंट, वी से वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट, वीको कंप्लायंस ऑफ आरबीआई, वीको कंप्लायंस ऑफ आरबीआई नॉर्म, कंप्लायंस ऑफ आरबीआई नॉर्म, ओ से ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, ओ से ऑपरेशन अकाउंट, ओ से ऑपरेशन अकाउंट। तो वीको बैंक का दास हो गया, डी से डॉक्यूमेंटेशन लोन, डी से डॉक्यूमेंटेशन लोन, डी से डॉक्यूमेंटेशन लोन, ए से एनालिटिकल प्रोसेस, ए से एनालिटिकल प्रोसेस, ए से एनालिटिकल प्रोसेस, ऐसे सिक्योरिटी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, इन्फोर्सेबल एंड वैल्यू क्या है उसकी। तो वीको बैंक का दास हो गया, यूको बैंक से वीको बैंक का, वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट, सी से कंप्लायंस ऑफ आरबीआई नॉर्म, ओ से ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, दास हो गया, डी से डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लोन, ए से एनालिटिकल प्रोसेस, एस से सिक्योरिटी, एस से सिक्योरिटी। इवेल्युएट करना है मुझे इंटरनल कंट्रोल, मुझे क्या करना है, इवेल्युएट करना है इंटरनल कंट्रोल, क्या इवेल्युएट करना है, इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट करना है। तो इंटरनल कंट्रोल क्या देखूंगा, मेरे को लोन का, तो मेरे को जनरली दो देखना है कि आप कभी हर किसी को लोन नहीं दे रहे हो, हर किसी गधे मूर्ख गवार को लोन नहीं दे रहे हो, कोई भी आएगा चिंदी छपरी, अब जैसे वो दे दिया था विजय माल्या को, सिंधी छपरी इंसानों को लोन दे दिया, डूब गए ना। तो लोन देने के पहले क्या इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए, लोन देने के बाद क्या होने चाहिए, तो मैंने इनको तोड़ा याद कराने के लिए, लोन देने के पहले क्या होने चाहिए और बाद क्या होनी चाहिए। आईसीए ने तो भर रखा था, ठूस रखा था, मैंने इनको तोड़ा कि लोन देने के पहले आप लोन दोगे कैसे, हर कोई आएगा लोन दे दोगे नहीं, पहले उसकी औकात देखोगे, क्रेडिट वर्थिनेस देखोगे। अब उससे लोन आप ले रहे हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह वो लोगे, उससे कुछ सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी कि तू तेरा घर के कागज ला, शेयर सिक्योरिटी ला, मेरे नाम पे करा, और सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा ही लूंगा ना कि 100 करोड़ का लोन ले रहा हूं तो कम से कम 150 करोड़ की सिक्योरिटी लूंगा। तो वही हो गया, उसकी औकात देखी, क्रेडिट वर्थिनेस देखा, उससे लोन के डॉक्यूमेंट लूंगा, सिक्योरिटी लूंगा, लोन के डॉक्यूमेंट लूंगा,
और सिक्योरिटीज लूंगा, सिक्योरिटी के 3 पॉइंट हो गए कि सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर वगैरह की है जिसकी ओनरशिप हो सकता है कि सिक्योरिटी का रजिस्ट्रेशन मुझे बैंक के नाम पे कराना पड़े, ये तीनों पॉइंट सिक्योरिटी वाले हो गए। सिक्योरिटी ली शेयर डिबेंचर वगैरह, सिक्योरिटी का रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे कराना पड़े और ज्यादा ही लेनी है, थोड़ी सिक्योरिटी ज्यादा ही लेनी है, मतलब उसमें कुछ मार्जिन रखनी है, कुछ मार्जिन रखनी है। तो वही लोन देने के पहले उसके औकात देखी, डॉक्यूमेंट साइड ले ली, सिक्योरिटी साइड ले ली, ठीक है। लोन देने के पहले ये करना है। लोन देने के बाद, लोन दे दिया उसके बाद क्या करना है कि जिस पर्पज से लोन लिया था उसी में वो फुलफिल कर रहा नहीं कर रहा वो देखना पड़ेगा। ड्रॉइंग पावर होती है, जनरली ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करते तो टाइमली स्टॉक स्टेटमेंट मंगाना पड़ता है अपन को कि स्टॉक इतना ही है, डेटर इतना ही है, रिकैलकुलेट करनी पड़ती है ड्राइंग पावर। वो अकाउंट ऑपरेशन तो है ना, अकाउंट डूब तो नहीं गया ना, ये चीज चेक करनी लोन देने के बाद। लोन देने के बाद उसके क्या उसका यूज कैसे कर रहा है, वो यूज ऑफ फंड एंड यूज ऑफ फंड, और जो भी मैंने सैंक्शन की टर्म्स लगाई थी वो फुलफिल कर रहा नहीं कर रहा। साथ में अब ये ड्राइंग पावर रिलेटेड हो गया, ड्राइंग पावर रिलेटेड पॉइंट हो गए, ये ड्राइंग पावर रिलेटेड पॉइंट हो गए। साथ में वो ऑपरेशन, हर अकाउंट का मुझे ऑपरेशन एटलीस्ट 1 साल में एक बार देखना ही देखना है, मतलब बैंक वालों को देखना है। और अगर कोई बड़ा एडवांस है तो 1 साल में ज़्यादा बार भी देख सकते हो, 1 साल में एक बार देखना है, पर जनरली ज़्यादा बार भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब मुझे लोन देने के पहले हो गया, लोन देने के बाद में मुझे देखना है कि फंड जिस काम के लिए पैसा दिया था उसी काम के लिए यूज लिया, एंड यूज ऑफ फंड ऑपरेशन कर रहा है नहीं कर रहा। अकाउंट अगर ड्राइंग पावर वगैरह है तो वही स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह देख करना है कि ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के औकात में ही रहे। ड्राइंग पावर रजिस्टर हर मंथ में अपडेट करता रहूँ, कोई गुड्स वो मेरे पास रख के गया है तो मैं फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट करता रहूँ वो गुड्स की कंडीशन सही है। अब रिवेन्यू आइटम की ऑडिट करनी है, P&L आइटम के अंदर जो बनता है फॉर्म बी थर्ड शेड्यूल के हिसाब से। इनकम के अंदर देखो 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर, एक इंटरेस्ट और एक अदर इनकम, इंटरेस्ट और एक अदर इनकम। इंटरेस्ट जो भी आप अर्न कर रहे हो ना, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, जो भी चीज का इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है सब इधर डाल दो, जो भी चीज का इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है इधर केवल वो ही जाएंगे और वो डाल दो सारे। इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन बिल्स, इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन RBI और अदर बैंक को लोन दिया या फिर कोई भी अदर इंटरेस्ट डिस्काउंट टाइप का जो भी है। केवल एक को छोड़ के, एक्सेप्ट इसको छोड़ के, कौन सा छोड़ के, ये वाला, कि इनकम आपने जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड अर्न करी, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड सब्सिडरी जॉइंट वेंचर वगैरह से जो भी आप अर्न करी, बस एक वो अदर इनकम में आएगा सब्सिडरी, बाकी सब इंटरेस्ट इनकम में डाल देना, जो भी इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाले, इंटरेस्ट डिस्काउंट जो भी नाम आए इधर डाल देना। और इंटरेस्ट डिस्काउंट के अलावा कोई दूसरा नाम आया ना तो वो सब अदर इनकम में, सब अदर इनकम है। कमीशन ऑन बिल्स, कमीशन लेटर, लोन प्रोसेसिंग फीस, लोकल रेंट पे दे रखा है वो सब, ठीक है। तो ये फालतू इकट्ठ कर दो। RBI की डायरेक्शन, RBI बोलता है कि आपको जनरली अक्रूवल बेसिस पे करना होता है, जनरली आपको हमेशा अक्रूवल बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज करनी है, अक्रूवल बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज करनी है। पर अगर जब तो जनरली ये बोलता है कि जब भी आपकी इनकम, जो अगर आप इनकम बोलता है 2 तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एक तो आप ग्रॉस बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि जो भी इनकम है ग्रॉस बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर लो, मतलब एक्सपेंस माइनस मत करो। एक होता है कि नेट बेसिस पे आप इनकम रिकॉग्नाइज कर लो कि क्रेडिट कार्ड से इनकम आई मुझे 100 रुपए की, पर क्रेडिट कार्ड से इनकम 100 रुपए की आई, पर उस पर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस लगा ताकि आपको इनकम लेने के लिए, हाँ क्रेडिट कार्ड की मेरे को चिप वगैरह खरीदनी पड़ी उसके लिए मुझे 20 रुपए का आया, तो आप P&L में केवल 80 रुपए रिकॉग्नाइज करो, डायरेक्ट नेट इनकम डायरेक्ट 80 ले लो। और यहाँ पे ग्रॉस था, मतलब यहाँ पे 100 रिकॉग्नाइज करो और बाकी वो 20 अलग से एक्सपेंस में शो करेंगे। यहाँ पे तो नेट 80 रिकॉग्नाइज करा, यहाँ पे 100 रिकॉग्नाइज करा, दोनों मेथड चलते। तो अगर आप ग्रॉस बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, नेट पे कर रहे हो, अगर ग्रॉस बेसिस पे कर रहे हो तो 1% ऑफ टोटल इनकम, 1% ऑफ टोटल इनकम से अगर कोई भी इनकम एग्जिट हो जाए, 1% ऑफ टोटल इनकम, 1% ऑफ टोटल इनकम ऑफ बैंक से कोई भी इनकम एग्जिट हो रही है, और यहां पर 1% ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, मतलब नेट प्रॉफिट क्योंकि आप एक्सपेंस पहले ही माइनस कर चुके हो आप, तो ये जो भी आया ना 80 को कंपेयर करना है 1% ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। अगर 1% ऑफ जो भी केस है 1% ऑफ टोटल इनकम या 1% ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, अगर उससे एग्जीड हो गई, मतलब इससे एग्जीड हो गई 1% ऑफ टोटल इनकम या 1% नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है यहाँ पे, अगर नेट ऑफ कॉस्ट लिया है तो ये और ग्रॉस लिया है तो ये, अगर इससे एग्जिट हो गई तो कंपलसरी अक्रूवल बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज करनी, कंपलसरी अक्रूवल बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज करनी। पर अगर इससे छोटी है, मतलब इमटेरियल इनकम है, इससे भी छोटी है, तो आप चाहो तो कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर लो। जब तक रिवेन्यू सर्टेन ना हो कि वो पैसा आ जाएगा तब तक रिकॉग्नाइज मत करना, और सर्टेन है तो अक्रूवल बेसिस पे ही करना है, जैसे एनपीए को कैश पे करते हैं अपन। कि एडवांस अगर आपने कोई सिक्योरिटी जैसे केवीबी, किसान विकास पत्र, एनएससी सिक्योरिटी पे दिया जिसकी मार्जिन ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब सरेंडर वैल्यू अवेलेबल है, तो उस केस के अंदर आप इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इनकम रिकॉग्नाइज करते रहो, क्योंकि वो एनपीए होता नहीं है जब तक मार्जिन है। तो बिल आपने कोई परचेज करा, कि आपने कोई बिल परचेज करा कि आज के दिन मैंने परचेज करा, आज के दिन क्या है, आज मैंने मान लो 1 मार्च, आज 1 मार्च 2024, 1 मार्च 2024 अगर आप अज्यूम कर लो, 1 मार्च 2024 एज फॉर एन एग्जांपल अज्यूम, तो 1 मार्च 2024 है, तो अब इसका एक ईयर कहाँ पे खत्म हो गया, इसका ईयर तो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो मैंने कोई बिल खरीदा कि जिसका पैसा, मैंने किससे बिल खरीदा कि जिसका पैसा मुझे मिलेगा, अब मुझे उसका पैसा मिलेगा, उसकी ड्यू डेट आ रही है मान लो 25 मई 2024,
24, 25 मई 2024। तो मैंने इस साल बिल खरीदा और वो अगले साल मुझे उसका पैसा मिलेगा, अगले साल पैसा मिलेगा। तो मैंने जो बिल खरीदा था ना, वो बिल का वैल्यू था कि मुझे जो पैसा मिलेगा डेटर से, मुझे पैसा मिलेगा 100 करोड़। पर जो मैंने उसको, मेरे जो कस्टमर को पे करा, क्योंकि मैंने तो उसका बिल अभी खरीद लिया ना, उसको मैंने 80 करोड़ पे करा, उसको मैंने 80 करोड़ पे करा, मतलब मुझे 20 करोड़ की इनकम हो गई ना, 20 करोड़ की इनकम हो गई। तो आपकी जो इनकम हुई ना, वो केवल इस साल की नहीं है, वो 2 साल की इनकम है। उसको 2 साल में प्रोपोर्शनेटली बांटो, उसको 2 साल में प्रोपोर्शनेटली बांटो कि इसके कितने डेज है, इसके कितने डेज है। 2 साल में प्रोपोर्शनेटली आपको बांटना है, प्रोपोर्शनलिटी 2 साल में बांट देना, ठीक है ना। कभी भी रीडिस्काउंट करा रहे हो दूसरे इंस्टीट्यूशन से, उसको एड नेट ऑफ मत करना। बिल कोई कलेक्शन के लिए आपने किसी के बिहाफ पे आप कोई कलेक्ट कर रहे हो बिल, तो जब भी ड्यू हो जाए, तो जब आप उसका कमीशन तभी आप रिकॉग्नाइज करना जब उसको बिल आपका कलेक्ट हो जाए। जब आपका बिल कलेक्ट हो गया तभी उसका कमीशन देना। रीनेगोशिएशन फीस की आपने कभी रीनेगोशिएट करा कि आपको जनरली लोन आपको इस साल देना था, पर मैं चलो रीनेगोशिएट कर रहा हूँ, आप पैसा नहीं दे पा रहे, आप 2 साल बाद दे देना, इंटरेस्ट रेट कम कर देता हूँ आपकी, आपका लोन का अमाउंट बढ़ा देता हूँ। कुछ रीनेगोशिएशन हुआ मेरे और लोन उस कस्टमर के बीच में, तो रीनेगोशिएशन तो कर दिया मैंने लोन का, चलो मान लो 3 साल बाद दे देना लोन, पर उसकी एक वन टाइम फीस लगेगी, वन टाइम फीस लगेगी। तो वो वन टाइम फीस है ना, वो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना, पूरी की पूरी 3 लाख आज ही थोड़ी ना रिकॉग्नाइज कर लोगे, क्योंकि वो तो 3 साल बाद लोन देगा, 3 साल बाद अब लोन का रीपे करेगा, तो 3 साल का पीरियड हो गया, तो 3 साल में अक्रूवल बेसिस पे तोड़ तोड़ के रिकॉग्नाइज कर लेना जो भी वन टाइम आपने रीनेगोशिएशन फीस ली उससे। रिवर्सल ऑफ इनकम, एनपीए की इनकम जो भी होती है उसको आपको रिवर्स करना होता है। मतलब अगर आपने वो, अगर एक तो रिकॉग्नाइज करनी नहीं है जब तक मिल गई, जब तक मिली नहीं तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करना, पर गलती से वो इनकम रिकॉग्नाइज, मतलब वो इनकम रिकॉग्नाइज हुई भी थी, एनपे तो बाद में हुआ, एनपे तो बाद में हुआ, वो पैसा मिला ही नहीं, मतलब वो पैसा मिला ही नहीं, जो इनकम रिकॉग्नाइज कर दी वो पैसा मिला ही नहीं। तो उसको या तो प्रोविजन बना लो, मतलब अगर पिछले साल की इनकम थी वो, तो प्रोविजन बना लो, या फिर इसी साल की इनकम है तो उसको रिवर्स कर दो, उसको रिवर्स कर दो, कुल मिला के या तो प्रोविजन बना दो या रिवर्स कर दो। जो पैसा नहीं मिला, एनपीए वाला जो पैसा था जो नहीं मिला, उसको या तो रिवर्स कर दो या प्रोविजन बना लो। इसी साल का है तो रिवर्स कर दो, पिछले साल का तो प्रोविजन बना लो। तो कोई भी आपको अगर एडवांस दे रखा है जो एनपीए हो गया एंड ऑफ ईयर पे, तो अगर कोई भी उसका इंटरेस्ट जो आपको क्रेडिट कर रखा है आपने पीएनएल में, जो आपको मिला नहीं, तो उसको रिवर्स करो या प्रोविजन बना लो, अगर वो नहीं मिला तो, ठीक है ना। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस पे भी ये लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर बस क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग नहीं करते, इनकम नॉर्म तो वही होता है। तो ये हो गया एडवांस वाला। सेम होगा वही सेकंड पॉइंट हो गया, फीस कमीशन सिमिलर इनकम अगर नहीं मिली है तो 90 डेज वाले से ज्यादा, तो उसको रिवर्स कर दो। तो ये फर्स्ट हो गया एडवांस, सेकंड हो गया फीस कमीशन सिमिलर इनकम। कोई भी इनकम गलती से आपने रिकॉग्नाइज कर ली थी पास्ट के अंदर, गलती से रिकॉग्नाइज कर ली, नहीं होनी चाहिए, रिवर्स कर दिया, प्रोविजन बना दो, वही वाला है। तो ऑडिटर को इंक्वायर करना पड़ेगा कि जब आप रिवर्स करते हो तब डेबिट करना पड़ता है ना, आपका इनकम अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा, कोई भी लार्ज डेबिट है, कोई भी लार्ज डेबिट है इंटरेस्ट इनकम में, तो उसको देखना पड़ेगा क्यों ऐसा करा। कुछ अदर पॉइंट क्या है, लीज असेट, वही 90 डेज से ज्यादा पैसा नहीं दिया तो एनपी हो जाएगा, और एनपी हो गया तो अपन को जब तक मिले नहीं तब तक नहीं करना। टेकआउट फाइनेंस क्या होता है, टेकआउट फाइनेंस अपन ने समझाया था कि टेकआउट फाइनेंस के अंदर जनरली पीरियड होता है कि बहुत बड़े बड़े लोन जब देने होते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि 10 साल का लोन देना है, लोन कितने का, 15 साल का लोन देना है। 15 साल का एसबीआई अकेला नहीं दे सकता, एसबीआई बोलेगा 15 साल तो बहुत बड़ा हो गया, रिलायंस मांग रहा है लोन, रिलायंस मांग रहा है लोन 15 साल का, कि कोई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे 15 साल, तो 15 साल तो बड़ा हो गया, मैं अकेला नहीं दे सकता 15 साल का लोन, 5 साल में दे देता हूं, मान लो चलो 10 साल में दे देता हूं, 10 साल एसबीआई दे देगा, आगे के 5 साल एचडीएफसी दे देगा, या फिर और भी हुआ तो और 2-3 बैंक ऐसे कि 15 साल में देता हूं, 10 साल मैंने दे दिया, 10 साल रिलायंस से मैंने लोन दे दिया। तो अब जैसे 10 साल कंप्लीट हो गए ना, 10 साल कंप्लीट हो गए रिलायंस के, तो 10 साल का एसबीआई ने 10 साल तक लोन लिया, उससे डीलिंग कर ली, ठीक है। अब वो लोन टेक ओवर कर लेगा एचडीएफसी, वो लोन टेक ओवर कर लेगा एचडीएफसी, तो एचडीएफसी जितना भी लोन का अमाउंट होगा ना उस दिन, वो एचडीएफसी एसबीआई को चुका देगा, एचडीएफसी एसबीआई को चुका देगा कि अब ये लोन तू ले ले, 10 साल तूने झेल लिया, आगे के 5 साल मैं ले लेता हूं, आगे के 5 साल मैं रिलायंस से डीलिंग कर लूंगा, वो आगे के 5 साल में, तो मेरा पैसा एसबीआई को तो 10 साल के अंदर पैसा मिल गया, वो एचडीएफसी ने दे दिया, ठीक है ना। तो अब कुल मिला के अब इसके अंदर ये यही बोलता है कि मान लो कि रिलायंस ने, एचडीएफसी ने टेक ओवर कर लिया, एचडीएफसी ने टेक ओवर कर लिया, और रिलायंस ने एचडीएफसी को पैसे दे भी दिए, रिलायंस ने एचडीएफसी को पैसे दे भी दिए, मतलब रिलायंस जो टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, पर एचडीएफसी ने चोट्टापंदी कर दी। एचडीएफसी को 10 साल बाद, एग्जैक्ट 10 ईयर बाद, एचडीएफसी को एसबीआई को रुपए देने थे ना, एसबीआई को रुपए देने थे, क्योंकि अब वो लोन एसबीआई ने तो एचडीएफसी को ट्रांसफर कर दिया एसबीआई ने, पर एचडीएफसी ने एसबीआई को रुपए नहीं दिए, खा गया वो रुपए। रिलायंस से तो प्रॉपर ले रहा है एचडीएफसी, तो एचडीएफसी की बुक्स के अंदर क्या होगा, स्टैंडर्ड असेट, बिल्कुल अच्छा, क्योंकि इसको पैसा मिल रहा है। पर क्या एसबीआई को पैसा मिला, एसबीआई को पैसा मिला, नहीं मिला, तो एसबीआई क्या बोलेगा, एसबीआई के लिए एनपी हो जाएगा, एसबीआई के लिए एनपी हो जाएगा। अगर इस केस के, मतलब अगर ये वाला माना इस बैंक ने इसको दिया, माना इस बैंक ने इसको देना चाहिए था ना, मतलब लोन टेन तो नहीं मिला उसको, माना ये तो दे रहा है रिलायंस इसको, पर एसबीआई को तो पैसा नहीं मिला ना इस केस के अंदर, तो एनपी हो जाएगा अगर ऐसा केस हो गया, मतलब एचडीएफसी अगर उसके पैसे खा गया तो।
तो वही प्रोसीजर लेटर की एक लोन दूसरे लोन को रिप्लेस कर देता है, जनरली लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर ये होता है। तो एनपी हो जाएगा जब तक उसको पैसा या तो बोरोवर खुद ना दे दे या फिर जिसने टेक ओवर करा लोन को वो पैसा ना दे दे। अगर रिकवरी पार्शियल हुई एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया था पर उसने बाद में 100 करोड़ में से केवल 20 करोड़ पैसा दे दिया, 100 करोड़ मांगता था, उसने कहा मेरे पास 20 करोड़ लेना हो तो ले ले, मैंने कहा भाई 20 तो दे दे, 20 तो दे दे, तो मैं 20 करोड़ को कहाँ एडजस्ट करूंगा, पहले इंटरेस्ट इनकम एडजस्ट करूँ या प्रिंसिपल अमाउंट एडजस्ट करूँ। तो अगर उसके साथ कोई एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से कर लो, वरना जो बैंक की अकाउंटिंग पॉलिसी है उस हिसाब से कर लो। तो या तो एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से कर लो, वरना बैंक की कोई अकाउंटिंग पॉलिसी उसके हिसाब से। अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट रखना, हर साल बदलते मत रहना। एएस 9 के हिसाब से देना, जो सर्टेनिटी है वो इनकम रिकॉग्नाइज करना। मेमोरेंडम अकाउंट एनपीए की इनकम जनरली आप जब तक मिल ना जाए तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर एक हिसाब रखने के लिए एक अलग से मेंटेन तो कर लो कि इतना इतना इंटरेस्ट इस पे चार्ज हुआ, इतना इतना इंटरेस्ट इन पे चार्ज हुआ। मेन बुक में मत डालो पर एक अकाउंट बना के लगो, मतलब में करना चाहो तो कर लो कि एक अलग अकाउंट मेंटेन रख लो ताकि हिसाब पता रहे कि इसका इतना इतना इंटरेस्ट ड्यू हो गया। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वो ये कि रिवैल्यूएशन पीएनएल के अंदर जाता है, कोई भी सेल करा सेट को अपन ने तो पीएनएल में जाता है, पर कोई भी इंटरेस्ट इनकम वगैरह हुई वो तो आपके इंटरेस्ट पार्ट जो था इंटरेस्ट के अंदर जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। पर एक्सेप्ट कौन सा इसमें नहीं जाता इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के अंदर, फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी जॉइंट वेंचर वगैरह, ठीक है। ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट होगा ना वो बताता हूँ। कोई भी आपने सिक्योरिटी ली, सिक्योरिटी आपने कोई महंगे में ली, कोई शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कि आपकी वो कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड प्राइस नहीं पड़ा आपने, कम इंटरेस्ट और एक्स डिविडेंड, तो आपने कोई इन बिटवीन कि साल के बीच में कोई सिक्योरिटी ली, साल के बीच में कोई सिक्योरिटी ली, तो वो साल के बीच का एक ब्रोकन पीरियड का आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगी, इंटरेस्ट इनकम मिलेगी, क्योंकि आपने साल के बीच में सिक्योरिटी ली, वो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलने वाली है कुछ पीरियड की, पर उसके साथ उसकी वैल्यू भी तो बढ़ी हुई थी ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे भी करना हुआ क्योंकि आपने साल के बीच में ली, वो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलने वाली है, तो आपने एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, तो उसके लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करी होगी, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करी। तो वो यही बोल रहा है कि जो भी आपने एक्स्ट्रा पे करा और एक्स्ट्रा अर्न करा वो नेट ऑफ फाइनल नेट ऑफ करके इंटरेस्ट इनकम में जोड़ना। एक्सपेंस किस तरह के होते हैं, बेसिक इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस, जो भी अपन को डिपॉजिट जिसने अपन को दी तो उसको इंटरेस्ट देना होता है, जितने भी है डिपॉजिट पे इंटरेस्ट या फिर इंटर बोइंग आरबीआई वगैरह पे अपन को देना है उस पर। कोई नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस डे टू डे वाले प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट फलाने वगैरह, कोई भी प्रोविजन अपन ने बनाया, प्रोविजन फॉर एनपीए टैक्सेशन डिमिनिश इन द वैल्यू ऑफ असेट, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी, जो भी अपन ने बनाया। तो अपन को जनरली इंटरेस्ट इनकम कैसे चेक करनी है, जनरली इंटरेस्ट इनकम कैसे चेक करनी है, एक सबसे पहले रीजनेबलनेस चेक करना, सबसे पहले क्या आपको चेक करना है, रीजनेबलनेस चेक कर लेना, इंटरेस्ट रेशियो निकाल लेना, रीजनेबलनेस चेक कर लेना, रेशियो निकाल के, कैसे निकाल के रीजन, मतलब पूरा ये एनालिटिकल प्रोसेसर, ये वाला जितना भी पार्ट है ना पूरा एनालिटिकल प्रोसेसर, सब कुछ कंपेयर करना है। सबसे पहले कंपेयर करना है एनालिटिकल प्रोसेसर में कि एक रीजनेबलनेस देख लेना कि नॉर्मली इसके पास बैलेंस शीट में लोन 50 करोड़ का इसने ले रखा है, डिपॉजिट ले रखी, तो 50 करोड़ का ऑन एन एवरेज 10%, ऑन एन एवरेज 10% मतलब 5 करोड़ का इंटरेस्ट एक्सपेंस होना चाहिए, लगभग यही हो रहा है क्या, लगभग यही हो रहा है। रीजनेबलनेस चेक कर लो, रीजनेबल एनालाइज चेक कर लो, रेशियो चेक कर लो कि इंटरेस्ट इतना पे करा आपने डिफरेंट डिफरेंट बोरिंग वगैरह के लिए, लगभग इतना ही है क्या, रीजनेबल चेक ले, मतलब सारा का सारा कंपैरिजन। पहले मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर जो अपन ने पढ़ा हुआ है, पहले मैंने रीजनेबलनेस चेक कर ली, अब मैं कंपैरिजन पे होते जाऊंगा, मैं कंपैरिजन पे दूंगा, जो भी वेटेड एवरेज आ रहा है ना लगभग इंटरेस्ट एक्सपेंस का कि 50 करोड़ का 5% का लोन है, 100 करोड़ का 10% का लोन है, 150 करोड़ का इसने 10% का लोन दे रखा है, ऐसे अलग अलग तरह के लोन है, अलग अलग तरह के इंटरेस्ट रेट है, उसका वेटेड एवरेज निकाला, उसका अलग अलग तरह के इंटरेस्ट रेट और अलग अलग तरह के लोन का वेटेड एवरेज निकाला, वेटेड एवरेज को एक्चुअल से कंपेयर कर लिया कि वेटेड एवरेज मेरे हिसाब से लगभग इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस आना चाहिए, एक्चुअल में इतना आया, उसको कंपेयर कर लिया। तो मैंने रीजनेबलनेस चेक देखा, वेटेड एवरेज और एवरेज इंटरेस्ट एक्सपेंस कंपेयर कर लिया, मंथली इंटरेस्ट एक्सपेंस कंपेयर कर लो, इस महीने कितना था, पिछले महीने कितना है, क्वार्टरली इंटरेस्ट एक्सपेंस कंपेयर कर लो, पिछले महीने कितना था, कितना था, पिछले साल का कंपेयर कर लो कि इस साल इतना है, पिछले साल कितना था, वो सब कंपैरिजन करना है कुल मिला के। रीजनेबलनेस चेक कर लिया, वेटेड एवरेज एक्चुअल चेक कर लिया, पिछले साल का प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लिया कि इस साल इतना है, पिछले साल इतना है, क्वार्टर टू क्वार्टर मंथ टू मंथ कंपेयर कर लिया कि हाँ भाई इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है, उनको वो चेक कर लिया। तो जनरली इसमें ये चेक हो गया, फिर एक सैंपल बेसिस पे चेक कर लेना कुछ भी निकाल के, और एक टेस्ट ऑफ डिटेल, ऊपर एनालिटिकल प्रोसेस लगा दिया पूरा पे, टेस्ट ऑफ डिटेल कि जितना भी इंटरेस्ट एक्सपेंस था मैंने सारी डिपॉजिट पे लगा दिया है, और जो भी सेविंग बैंक पे लगाया वो आरबीआई के हिसाब से लगाया, इंटर ब्रांच अगर हमारा कोई बैलेंस पड़ा था एचडीएफसी की ब्रांचेस के अंदर, हेड ऑफिस या आरबीआई का रूल है उसके हिसाब से लगाया, इंटरेस्ट रेट मैंने बैंक के हिसाब से और आरबीआई के हिसाब से लगाया, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे चेक करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या चेक करोगे, नॉर्मल जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा दो, टेस्ट ऑफ डिटेल लगा दो, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेस लगा दो, मतलब जितने भी होते हैं ना टीओसी टीओडी सब्सटेंटिव सब लगा दो। सब्सटेंटिव में क्या होता है, सब्सटेंटिव में क्या होता है, एनालिटिकल प्रोसेस होता है, टीओडी होता है, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल अलग से होता है, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल अलग से होता है,
वो लगा दो। टीओडी में अंदर क्या होता है, वाउचिंग वेरिफिकेशन। टीओडी में, अरे यार नहीं, तुमको पता नहीं लगा क्या, मैंने बताया था ना प्रोसीजर कितने तरह के होते हैं, प्रोसीजर बताया भाई मैंने तुमको। फर्दर वर्ड प्रोसीजर के अंदर एक होता है रिस्क कस्टमर प्रोसीजर, फिर फर्दर वर्ड प्रोसीजर। इसके अंदर एक तो टीओसी होता है, एक सब्सटेंटिव होता है। सब्सटेंटिव के अंदर टीओडी होता है और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। एनालिटिकल प्रोसीजर में जनरली क्या करते हैं, कंपैरिजन, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह ये सब करते हैं। और टीओडी, टीओडी के अंदर क्या करते हैं, वाउचिंग वेरिफिकेशन। क्या चेक करते हैं इसके अंदर, वाउचिंग वेरिफिकेशन। इसके अंदर क्या चेक करते हैं, इंटरनल कंट्रोल। सब लगा दो यहाँ पे, सब लगा दो। ये देखो, टीओसी इंटरनल कंट्रोल चेक कर लो, वाउचिंग वेरिफिकेशन चेक कर लो, मतलब टीओडी वाला वाउचिंग वेरिफिकेशन, इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिया, टीओडी लगा दिया, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेस एसएपी लगा दो, एसएपी लगा दो। और ये सेम पॉइंट इसका यही हो गया कि ट्रेंड चेक कर लिया कि पिछले साल इतना ट्रेंड था, इस साल इतना ट्रेंड है। तो सब कुछ यही तो लग गया इतना, यही तो लग गया टीओसी, टीओडी, टीओडी के अंदर वाउचिंग वेरिफिकेशन, टीओसी के अंदर इंटरनल कंट्रोल, सब्सटेंटिव के अंदर एनालिटिकल प्रोसेस और ट्रेंड। लास्ट टॉपिक बचा एक तरीके से अपना फटाफट कर लेते हैं। एक पहले ये देख लो कि जनरली ना प्रायर पीरियड आइटम, पिछले साल की कोई गलती हुई या प्रायर पीरियड की कोई एरर वगैरह है, जनरली बैंकिंग के अंदर वो नहीं होता कि उसको इस बार शो करना है। करंट ईयर में जो अपन जनरली शो करते हैं ना कि करंट ईयर में शो करना चाहिए, पिछले साल की गलती को सही करते हैं, इसके अंदर नहीं होता जनरली। इसके अंदर फॉर्म बी के अंदर नहीं बता रखा, पर करना चाहो तो कर दो। अब एक ही प्रोविजन कंटिजेंसी को तुम कैसे चेक करोगे कि आरबीआई जो बोलता है उस हिसाब से लोन को क्लासिफाई करोगे, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड जो भी बोलता है, आरबीआई जैसा बोलता है उस हिसाब से क्लासिफाई करो, उस हिसाब से उस पर प्रोविजन बना दो कि सब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डाउटफुल जैसा है उस हिसाब से उस पर प्रोविजन बना दो। आरबीआई जैसा बोलता है उसको वैसे क्लासिफाई करो, उस हिसाब से उस पर प्रोविजन बना दो। आरबीआई जैसा बोलता है उस हिसाब को उसको क्लासिफाई करो, फिर उस पर प्रोविजन बना दो। आरबीआई जैसा बोलता है उस हिसाब से उसको क्लासिफाई करो, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड फर्नांडिग्रा, उस हिसाब से उस पर प्रोविजन बना दो कि 15 बनेगा, 25 बनेगा, 40 बनेगा, 100 बनेगा, उस हिसाब से उस पर। बाकी रिमेनिंग टैक्स प्रोविजन और अदर प्रोविजन, बाकी रिमेनिंग टैक्स प्रोविजन और अदर प्रोविजन, बाकी रिमेनिंग टैक्स प्रोविजन और अदर प्रोविजन। तो आरबीआई जैसा बोलता है, तो आरबीआई मतलब जो भी आरबीआई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कंप्लायंस, वो फॉलो करो। जैसा बोलता है वैसा क्लासिफाई करो उसको, मतलब क्लासिफिकेशन चेक करनी है उसकी स्टैंडर्ड, उस हिसाब से उस पर प्रोविजन बना दो, सब प्रोविजन बना दो। तो डिटेल ब्रेकअप लो, स्टैंडर्ड नॉन ब्रेकअप वगैरह का, इस हिसाब से उस पर उसका प्रोविजन बनेगा, उस हिसाब से उसका प्रोविजन बनेगा। तो इसके 2 पॉइंट हो, ये हो गया कि ये हो गया, उस हिसाब से उसका प्रोविजन बनेगा, उस हिसाब से। फिर बाकी वो एक बाकी जो भी टैक्स प्रोविजन और अदर प्रोविजन वो देख लो कि टैक्स का कितना प्रोविजन बनेगा और अदर प्रोविजन जो भी है वो चेक कर लो कि अदर प्रोविजन कैसे बना है। तो क्या बोला भाई, आरबीआई जो बोलता है मतलब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो भी बोलती है उसका कंप्लायंस करो, उस हिसाब से उसको क्लासिफाई करो, चेक द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड वाला, उसका डिटेल ब्रेकअप लेके मतलब जो भी क्लासिफिकेशन है उसका प्रोविजन बना लो, स्टैंडर्ड एनपी पे कितना बना है। और बाकी नॉर्मल चेक कर लो कि टैक्स का प्रोविजन और अदर प्रोविजन की कैलकुलेशन, टैक्स के प्रोविजन कंप्यूटेशन और अदर प्रोविजन कैसे बनाए, क्यों बनाया, वो चेक कर लो। डन सर, अपना चैप्टर 100% कवर हो गया, पूरा 100% कवर हो गया। इसको पॉज करके 1 सेकंड ये एग्जांपल तुमको देखना, देख लेना, ठीक है, छोड़ो के। तो भाई 100% कवरेज लिया मैं रिवीजन का, बेशर्मो सब्सक्राइब कर देना चैनल। और तुमको मैक्सिमम नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री दे देता हूँ, मैक्सिमम तो नहीं बोलता, बहुत से नोट्स दे देता हूँ, चलो ठीक है, बहुत से टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। ये तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना बेशर्मो, इतनी मेहनत करने के बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तुमको नोट्स दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। बहुत से बुक चाहिए तो बुक का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दिया है। साथ में आपको मैंने बता दिया फ्री फास्ट ट्रैक बैच और एडमिन कोर्स वाली पूरी कहानी ले लो, 40 से 50 घंटे के अंदर तुम्हारा फ्री हो रहा है, सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना, फ्री है एक तरीके से तुम्हारे लिए। तो बुक चाहिए तो नीचे लेना, 280 पेजेस की बुक है। आपको कोई भी कभी बाकी क्लासेस चाहिए ना मेरे अलावा किसी भी टीचर की किसी भी सब्जेक्ट की, CAJILA.in पे जाना, CAJILA.in पे जाना, वहाँ पर आपको एक मेंटरशिप, फ्री मेंटरशिप मिलेगा, 1 रुपये का प्रोग्राम है, उसको खरीदना। वहाँ पे आप फ्री मेंटरशिप, मतलब सारे टीचर वहाँ पे लिस्ट नहीं है सारे टीचर, पर आप वहाँ पे जाना, मेंटरशिप प्रोग्राम पे जाना, व्हाट्सअप कर देना उस नंबर पे, मेंटरशिप नंबर के अंदर दे रखे किस पे व्हाट्सअप करना है, वहाँ पे आप खरीद के, ठीक है ना। आपको जो भी क्लास की टीचर, मतलब किसकी चाहिए, कैसे चाहिए फ्री मेंटरशिप, कि हमको इस तरह से पढ़ना है तो किसकी टीचर की अच्छी रहेगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी सबसे आपको सजेस्ट कर देंगे वो लोग, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रैंक करें इंक्लूडिंग में भी, मतलब मैं भी आपको सजेस्ट कर दूंगा। और बेस्ट से बेस्ट प्राइस, मतलब उनसे खरीद लेना, वो जिस भी बोलेंगे उस हिसाब से आपको खरीदना, उनसे खरीद लेना, बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंटेड कॉम्बोज वगैरह के अंदर आपको दे देंगे वो चाहिए तो, ठीक है ना। सीए रैंकर सी मैं भी उसके साथ, ठीक है ना। तो बाकी हो गया, टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, नोट्स मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ। यूट्यूब चैनल याद से सब्सक्राइब कर लेना। जो चैप्टर आपको इधर रिवीजन की प्लेलिस्ट नहीं है उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है फ्री फास्ट ट्रैक बैच की, तो 2 प्लेलिस्ट है, एक रिवीजन प्लेलिस्ट, एक फ्री फास्ट ट्रैक प्लेलिस्ट, दोनों में देख लेना, सारे चैप्टर लगभग कवर हो जाएंगे उस हिसाब से। चलो बाकी टाटा बाय बाय, सी यू। मेरे बाल सही हो जाए यार जल्दी।